अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम में मुख्तलिफ हवालों से हम अपने गुफ्तगू करते हैं, मुख्तलिफ मसाइल के हवाले से। आजकल मौजूद गुफ्तगू कुछ मईशत है और महंगाई के ऊपर बात हो रही है। वैसे तो मसाइल इतने सारे हैं कि मेरे ख्याल में कई ऐसे प्रोग्राम्स हो सकते हैं जिसमें सिर्फ एक शहर, एक कस्बे, एक इलाके के हवाले से बात की जा सकती है। पूरे ही पाकिस्तान से पैगामात मौसूल हो रहे हैं और लोग निशानदही कर रहे हैं अपने इलाकों के मसाइल के हवाले से। बुनियादी मसाइल, सतही मसाइल। ताहाल कोई भी हुकूमत हो, मैं बार बार ये बात दोहराता हूँ कि कोई भी हुकूमत हो, चाहे वफाक में बैठी हुई हुकूमत या सूबाई हुकूमत या निचली सतह पे जब कभी कोई हुकूमत थी, तो भी अवामी मसाइल हल नहीं हो सके। नए साल का आगाज हो चुका है, मसाइल पहले से ज्यादा हो चुके हैं और जिस तेजी से मामलात खराब हो रहे हैं, सुबह के वक्त की बातें नहीं कहनी चाहिए, यकीनन गुज़िश्ता रोज भी बड़ी तल्ख बातें हुई हैं, लेकिन सच्चाई आप तक पहुंचाना जरूरी है, हकाइक बयान करना जरूरी है, लोगों तक आगही पहुंचानी है कि मामलात जो हैं वो किस हद तक खराब हो चुके हैं। और ये सारी बातें करने का मकसद ये है कि हुकूमत को झंझोड़ा जाए, उनकी तवज्जो इस तरफ दिलाई जाए, वो कि बड़ा मुश्किल है क्योंकि बड़े गैर संजीदा किस्म के लोग जो हैं वो मुसल्लत हम पर हैं और उनसे किसी किस्म की उम्मीद रखना ये बड़ा मुश्किल काम है। कोशिश करते हैं कुछ खबरों के हवाले से भी बात करें। हालात हाजरा के ऊपर नजर रखना भी ज़रूरी है। सुबह के औकात में, दिन के आगाज़ में सबसे पहले ज़रूरी है हमारे लिए, हम अपनी बात करें कि खबरों का जायज़ा लिया जाए और रात भर जो कुछ होता रहा है उसके ऊपर भी नज़र रखी जाए। और ख़ासतौर पर मौसम के हवाले से, जैसे अभी पैगामात आ रहे थे कि मौसम के हवाले से पेश गोई करें, तो हमारी भी इत्तलात उतनी ही दुरुस्त हैं जितना है महकमा मौसमियात की। यानी समझ लीजिए कि जब बारिश के बारे में पेश गोई होती है कि आज धुआंधार बारिश होने वाली है, तो उस वक्त बारिश का नामो निशान नहीं होता। और जब ये कहा जाए कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, तो उस वक्त गर्मी का नामो निशान नहीं होता। तो ये जी हमारा हाल है, जैसे दीगर इदारे वैसे ही महकमा मौसमियात। तो चले जी, इंजॉय करें इसको भी। और सोशल मीडिया का दौर है अब, तो आपके हाथ में, आपके फिंगर टिप्स पर है ये सारी टेक्नोलॉजी। आप एक लम्हे में चाहें पूरी दुनिया की खबर ले सकते हैं। वैसे मौसमियात के हवाले से भी जो पेश गोइयाँ हैं वो इसी इंटरनेट के ज़रिए जो वो ली जाती हैं। तो आप बजाय इसके कि किसी का इंतज़ार करें खबरों के ज़रिए या हमारे ज़रिए सुने, आप खुद ही इसको जो है वो इंटरनेट के ऊपर तलाश कर लें, सबसे अच्छा है। जनाब, आज भी कुछ मामला पर गुफ्तगू होगी। बड़े ख़ास मेहमान यहाँ पर हमने मदऊ की है, उनसे मामलात पर गुफ्तगू होगी, मईशत के ख़ास तौर पे जो मौशी मामलात हैं मईशत के हवाले से, और हालात हाजरा के ऊपर जो है वो बात करेंगे। मेरे बड़े ख़ास दोस्त भी हैं, बड़े भाई भी हैं और बड़ा अच्छा तज्ज़िया भी करते हैं, तबसरा भी करते हैं, कॉलम निगार भी हैं। और मईशत के हवाले से जब भी हमने प्रोग्राम्स किए उनको हमने हमेशा ज़हमत दी है और बहुत सारे मामलात समझने में मदद मिली है उनसे। अतीक उर रहमान साहब, उनको मैं खुश आमदीद कहूँगा। अतीक भाई, थैंक यू सो वेरी मच। आपका बहुत शुक्रिया। दूसरे हमारे मेहमान हैं जनाब इमरान अली ज़ुबैरी साहब, तज्ज़ियाकार हैं। हमारे प्रोग्राम्स में आप उन्हें देखते हैं, उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, तालीम के हवाले से दीगर मामलात पर बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं। आज एक दफ़ा फिर यहाँ पर मौजूद हैं, उन्हें एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। जनाब, बहुत शुक्रिया इमरान अली ज़ुबैरी साहब। अतीक साहब, हालात का आप जायज़ा ले रहे हैं, लिख रहे हैं अपने कॉलम्स के अंदर, बार बार निशानदही कर रहे हैं। हमारे लिए तो समझना बहुत मुश्किल हो गया है और समझाना भी बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन मैंने इब्तिदाइया में एक चीज़ का तस्करा किया कि गैर संजीदा लोग हैं। ये बात दुरुस्त है, लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा आप सख्त अल्फाजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं। बेजा तनकीद ज़रूरी नहीं है और आपको उम्मीद रखनी चाहिए कि मामला बेहतर हो जाएंगे। ये सिलसिला शुरू होगा कहाँ से और कब शुरू होगा, पहले ये तो ज़रा अतीक साहब फरमा दीजिए जी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त मुल्क को दो हिस्से, दो किस्म की कॉम्पोजिशंस में डिवाइड कर दिया गया पॉपुलेशन को। जी। 82% जो है वो एक कॉमन आदमी है जिसको आप मिडिल क्लास कहते थे, लेकिन अब वो लोअर लेवल पे आके राइट एक राइट। कॉमन आदमी बन गया है। बन गया। दूसरे हैं टाइकोन्स, हम्म। जो तकरीबन आपके 18% के करीब हैं। उसमें से 4% सबसे बड़े टाइकोन्स हैं। जी। दे केयर अ डैम जो कुछ हो रहा है मुल्क बिल्कुल पे, ठीक उनके है। अपने पासपोर्ट्स हैं, उनकी डुअल नेशनलिटीज़ हैं, हम्म। हम्म। वो उनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, उनके बाहर अकाउंट्स हैं, और उसके बाद सिर्फ उनको एक ही फिक्र होती है कि यार शहर ठीक है, हम्म। एयरपोर्ट तक चले जाएंगे ना आराम से। बिल्कुल ठीक है। बस दैट इज़ द ओनली प्रॉब्लम, ये उनकी बहुत अच्छी बात मीशत आपने यहाँ की, पे घूम बहुत रही है। अच्छी बात और ये जो 82% लोग हैं ना, ये बेचारे बहुत तकलीफ हैं, है। इसकी बहुत सारी जो बेसिक प्रॉब्लम्स है वो मैं मेन प्रॉब्लम बाद में लाऊंगा। मैं एक
पहले जनरल प्रॉब्लम्स बता दूं, जो इलेक्ट्रिसिटी का बड़ा बिल, ठीक है ना, उसके अलावा गैस का ना होना, और पता नहीं कौन कौन से मामला, पेट्रोलियम के प्राइसेस बढ़ने, और इन्फ्लेशन का हर रोज बढ़ जाना 18.34% था। अभी हम लोग थोड़ी बहुत जो मईशत जानते हैं वो हम एंटिसिपेट करें कि ये सप्लीमेंट्री बिल जब लागू हो जाएगा तो इसके बाद इन्फ्लेशन गिरने के बजाय तकरीबन तकरीबन 21% पे चली जाएगी, विच इज गोइंग टू बी हिस्टोरिक। आपको पता है आम आदमी की आगे ही चीखें निकली हुई हैं, वो उस वक्त और परेशान होगा। इन तमाम गुफ्तगू का महवर मेरा है कहने का ये कि देखिए, सेल टैक्स जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है ना, जी उसका असर बड़े आदमी पे नहीं होता, अमीर पे कुछ असर नहीं बिल्कुल होता। ठीक है। 2 करोड़ की गाड़ी ले, 4 करोड़ की गाड़ी, आप टैक्स लगा दो, 2 लाख रुपए देना, उसको कोई फर्क नहीं बिल्कुल पड़ता, वो ऐसे दे देगा, उसने वही वाली गाड़ियां लेनी है। बिल्कुल ठीक ठीक है, फर्क पड़ता है एक गरीब आदमी पे जो 82% कॉम्पोजिशन है, है। जी ठीक है, उस 82% कॉम्पोजिशन पे इनडायरेक्ट टैक्सेस आपने भरमार कर दिए। मैं उस दिन कैलकुलेट कर रहा था तो लगभग 42 किस्म के इनडायरेक्ट टैक्सेस है जो एक आम आदमी, एक मोची भी दे रहा है, एक आदमी जो शैम्पू खरीद रहा है वो भी दे रहा है, जो माचिस खरीद रहा है वो भी दे रहा है, मतलब टोटल 82% के इनडायरेक्ट टैक्सेस है। जी अब आप फिर सेल टैक्स लागू कर रहे हो 17%, जी क्यों भाई? इनडायरेक्ट टैक्स का इफेक्ट कॉमन मैन को आता है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ जाती है, फिर उसका कंपाउंड इफेक्ट इसी पे ही आता है। जी इनडायरेक्ट टैक्सेस पे, सेल टैक्सेस पे वो गवर्नमेंट्स रिलाई करती है, मैं उर्फ आम में कहता हूँ, जिन गवर्नमेंटों के अंदर दो कंपोजिशन होती है, जिनके अवाम में दो कंपोजिशन होती है। एक ये कि उनको सिक्योरिटी सर्विसेज मिली होती हैं, जी सोशल सिक्योरिटी आई मीन, जी है ना, जी हेल्थ एजुकेशन वगैरह उनकी जो है ना बड़ी आसानी से हो रही होती है, कोई मसला नहीं है। बच्चा पैदा हुआ, बड़ा हुआ, उसकी न्यूट्रिशन भी हो गई, उसको खाने भी मिल गया, उसको पढ़ाई भी मिल गई, ये होगी सोशल सिक्योरिटी। और बीमार हुआ तो फैमिली को इलाज के मौल दी, सोशल सिक्योरिटी तो यहाँ मिसिंग है ना, बिल्कुल ठीक ठीक है। है। नंबर वन। नंबर टू ये कि जहां पर कैपिटा इनकम ज्यादा हो, जी अब हमारी पर कैपिटा इनकम जो है ना वो बहुत लोअर है, जी तो इस तरह हम पर किसी तरह सेल टैक्स यानी इनडायरेक्ट टैक्स लागू होता ही नहीं हमारी कॉम पे। जी लेकिन अब अगर आप जबरदस्ती फिर सेल टैक्स डाला हुआ है, 42% के इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, फिर आप 17% का जीएसटी लगा देते हो, तो इससे बड़े मुश्किल हालात आ जाते हैं। मेरा बिल्कुल सिर्फ ठीक है। कहना और समझाना ये, आई होप मैंने कोशिश की है लोगों की समझ में आ गया हो कि इकोनॉमिक कॉम्पोजिशन इस वक्त कहाँ जा रही है। बिल्कुल ठीक है, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये जो तवाज़ुन बिगड़ रहा है इसकी वजह यही है कि एक तो प्लानिंग नहीं और टैक्सों की भरमार है। और फिर मैं देख रहा था फाइनेंस मिनिस्टर साहब जिस तरह के बयान दे रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये जो टैक्सेस लगाए जा रहे हैं इससे गरीब आदमी पर बोझ नहीं पड़ेगा। क्या अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं, ये सारे अरस्तु, ये सोक्रेटिस, ये बुकरात, सुकरात, ये हम पर मुसल्लत किए गए हैं और जिस किस्म की बातें करते हैं, माशाल्लाह मैं ना चाहते हुए ये कहने पर मजबूर हो जाता हूँ कि आप इनका रिकॉर्ड उठा के देख लें, जिन इदारों में ये काम कर कर आए हैं उनका क्या इन्होंने हाल किया है, उसके बाद बखूबी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना और उनसे किसी किस्म की उम्मीद रखना कि वो किस तरह डिलीवर करेंगे, ये एक दीवाने का ख्वाब इससे कम नहीं होगा। दूसरी तरफ बात हो रही थी ये कि मैं अभी सोच रहा था कुछ देर पहले, ऐसे ही दिमाग में आया कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब अपने चार्ज भी नहीं संभाला था, उससे पहले उन्होंने तस्करा मेल न्यूट्रिशन का किया था, बच्चों के अंदर ग़िज़ाई क़िल्लत और ये और वो। तो मैं बड़ा हैरान था कि पाकिस्तान की तारीख़ में कोई ऐसा शख्स आया है जिसने मेल न्यूट्रिशन के हवाले से बात की, बच्चों के अंदर जो पैदाइश के वक्त जो कमियाँ होती हैं उसकी निशानदेही की। तो बड़ी एक उम्मीद हो चली थी कि जनाब चलें, शुक्र है इतना अहम सब्जेक्ट है, किसी ने इसके बारे में भी सोचा। अब तो हाल ही ये है कि मेल न्यूट्रिशन की बात हो रही है, अब तो यहाँ पे लोग न्यूट्रिशन से ही महरूम हो गए हैं। जो बेचारे 2 वक्त या 3 वक्त का खाना खा लेते थे वो 1 वक्त से भी जो है वो चले गए। ये इनका कमाल है, ये इनकी जो है वो तब्दीली है, ये सूरत हाल है। तो जनाब अब इससे ज़्यादा और क्या कहा जा सकता है। इमरान अली ज़ुबैरी साहब की तरफ आऊँगा। इमरान साहब आप ये फरमाइएगा कि जिस तरह ये एक बात मैंने अभी इसकी निशानदेही की, इस तरह ना जाने कितनी बातें हुई थी कि गैस के अंदर जो है वो बिल बढ़ जाएगा तो हुक्मरान चोर होते हैं, डॉलर बढ़ जाएगा, और न जाने क्या क्या अला बला और किस किस्म की जो है वो बातें वो करते रहते थे। और फिर जनाब बेरोज़गारी जो है वो ऐसे ख़त्म हो जाएगी कि बाहर से लोग आएंगे। तो ये सारी अब जो बातें हैं ये कहाँ गई, ये सारी बातें, ये दावे कहाँ गए, कैसे इसके ऊपर अमल दरामद होता, ये ज़रा फरमाइए। देखिए यासर, अनफॉर्चुनेटली जैसे आपकी एक बात बहुत अच्छी थी कि मैं ये कहूँ तीसरी मखलूक हम पे लाके मुसलत कर दी गई है। अभी मिनी बजट की खबरें आ रही हैं, जी पेश हुई और 70% पे टैक्स भी आएगा। मेरा सवाल सिर्फ गवर्नमेंट से है कि क्यों, क्या जो आपने 6 महीने पहले दिया था क्या फेल हो गया? जी देखिए जब भी कोई भी डिसीजन फैसला बनाया जाता है ना, जी
उसका आपके पास डेटा एक्यूरेट होना चाहिए। डेटा हमेशा जो है ना फैसल से ही करवाएगा। जी अब मैं ये बात समझ में आती है, जो इन्होंने पिछले बजट पेश किया था इनके पास डेटा एक्यूरेट नहीं था, जी अदाद शुमार उनसे काउंट नहीं किया। बिल्कुल ठीक है। अदाद शुमार कहाँ से आएंगे? क्या प्राइम मिनिस्टर लाएंगे? नहीं नहीं जी, प्राइम मिनिस्टर ना, मिनिस्टर साहब जो नीचे मशीनरी बैठी हुई है बिल्कुल ठीक वो है। प्रोवाइड करेगी। अगर सपोज एग्जाम्पल कराची की देता हूँ, ऑफिस ये डिक्लेयर करते हैं कराची को 1.5 करोड़ की आबादी है, जी ठीक है, जिनका एनआईसी कराची का है, और जो बाहर से आए वो 1 करोड़ है तकरीबन रोजगार। आप प्लानिंग करते हैं कराची ने 1.5 करोड़ की, लेकिन पीछे 1 करोड़ के ओवरहेड कौन बियर करेगा? जी जी अब आप मिनी बजट लेके आ रहे हैं, क्या आपको मालूम नहीं था पहले कैसे हालात क्रिएट होंगे? बिल्कुल ठीक है। जो भी हरकत करेंगी गवर्नमेंट, एंड यूजर पिसेगा। एंड बिल्कुल यूजर हमेशा आम आवाम होगा। बिल्कुल ठीक है। अभी मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब का सुन रहा था जी, गरीब पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने कहा आपकी प्लानिंग माशाल्लाह इतनी अच्छी है जी कि आप मिनी बजट लाएं या ना लाएं, दोनों सूरतों में गरीब पीछेगा। बिल्कुल ऐसे आप मिनी बजट नहीं लाएंगे, आईएमएफ आपको रिजेक्ट करेगा, डॉलर ऊपर जाएगा। बिल्कुल डॉलर ठीक आप है। कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे नहीं ना, कर लेकिन पा रहे, बिल्कुल ठीक है। डेली डॉलर, प्लानिंग ही जब कोई नहीं। ये प्लानिंग नहीं है, जब डॉलर ऊपर जाएगा महंगाई ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। इनको ये चाहिए था कि ऐसे लोग लेकर आए। पहले तो पाकिस्तान को अगर वाकई में आगे चलाना है, जी माशाल्लाह 75 ईयर्स होने वाले हैं अल्लाह के करम फजल से, बिल्कुल अगर पाकिस्तान को वाकई में आगे लेके जाना है तो आपको अपना डेटा कलेक्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, बड़ी आम बात है। सबसे अहम तरीके, आपको एक एग्जांपल देता हूँ छोटी सी। जी अल्लाह का करम है कि पाकिस्तान आर्मी जो है ना, और एयरफोर्स नेवी बेहतरीन फोर्सेस से इस्तेमाल होती है दुनिया की। आप पाकिस्तान आर्मी की स्ट्रेटेजी देखें, जी उनका डेटा 100% एक्यूरेट होता है। कितने सोल्जर हायर करना है, कितने को प्रमोट करना है, क्या कितना खूबसूरत नेटवर्क रखा हुआ है उन्होंने। यही रीजन है कि पाकिस्तान आर्मी दुनिया की बेस्ट आर्मी में शुमार होती बिल्कुल है। जी हालांकि आपके पड़ोसी मुल्क की आर्मी बहुत बड़ी है, लेकिन फेलियर है, बिल्कुल। उनका डेटा कलेक्शन बिल्कुल बैड है। इसलिए अगर पाकिस्तान को वाकई में आके लेके चलना है तो आप अपने डेटा स्ट्रॉन्ग बनाओ। बिल्कुल ठीक है। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक चीज़ ये बड़ी अहम है कि आपके पास इंफॉर्मेशन भी सही होनी चाहिए, डाटा इन्फॉर्मेशन भी से आपके यस पास ट्रू। सही होनी चाहिए, उसके बाद चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। लेकिन अतीक भाई ये फरमाइए कि ये तो तब मुमकिन है जब आपके पास पॉलिटिकल विल हो, जब आपकी डायरेक्शन सही हो, और सबसे बड़ी बात ये कि आप मामलात को समझते हैं। या तो आप किसी चीज़ पे भी हाथ उठा के देख लें, जब आप इनकी प्रोग्रेस कार्ड देखेंगे, रिपोर्ट देखेंगे, तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ में ज़ीरो नज़र आएंगे, बल्कि कुछ कुछ जगह पे तो ये नेगेटिव भी जा रहे हैं। तो ये जब सूरत हाल होगी तो फिर कैसे उम्मीद रखेंगे? ये तो बड़े आगे की बात इन्होंने की है कि डायरेक्शन जब सही है। अच्छा, ब्रेक के लिए कह दिया अतीक भाई, ये सिलसिला जारी रखते हैं गुफ्तगू का। एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मुख्तसर सी ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदेद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। बात हो रही थी कुछ मईशत के हवाले से, और तल्ख बातें हैं। बार बार कोशिश करते हैं कि कोई अच्छी बात आपके लिए लेकर आएं, लेकिन इसमें से कुछ अच्छी बात जो है वो तलाश करने की कोशिश कर सकते हैं, की जा सकती है। अतीक भाई यहाँ तशरीफ फरमाएं ब्रेक पे जाने से पहले। और ब्रेक के दौरान एक सवाल मैंने उनकी खिदमत में रखा था, जवाब जो है उसका वही आपको बता देगा कि सवाल एक्चुअली था क्या। जी अतीक भाई। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। बात सारी है कि पहले तो वो वाली बात कर लेते हैं जो असल बात नजर आ रही है कि क्या हो रहा है, फिर वो अच्छी बात जो आपने कहा तो एक अच्छी बात भी कर लेते हैं। जो बात नजर आ रही है वो ये है कि इकोनॉमी जो है ना वो कोई रोलर कोस्टर नहीं, ठीक है। रोलर कोस्टर होता है ना, आप चला के एक जगह से दूसरी जगह किसी को उतारने के लिए होता है, ठीक है। जैसे आप एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, आप गैंगवे तक वॉक नहीं कर सकते तो आपको रोलर कोस्टर वहां तक छोड़ आता है, ठीक है ना। या आप कहीं पे गाड़ी दूर पार्क कर रहे हैं तो आपको हॉस्पिटल तक वो रोलर कोस्टर सर्विस चल रही होती है, वो आपको हॉस्पिटल की मेन बिल्डिंग तक छोड़ आता है। मतलब ये मिसालें हैं। अब जो रोलर कोस्टर इकोनॉमी का है ना हमारा, वो बार बार चल के जाके ना किसी मड में चला जाता है। और क्या हो रहा है कि दूसरी चीज ये हो रही है कि हम लोग चांस पे कर रहे हैं, हर चीज चांस पे हो रही है। ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, खुशी आ जाएगी तो स्टॉक एक्सचेंज ऊपर चला जाएगा। तो कोई वेरिएबल्स नहीं है, कोई प्रोफेशनलिज्म नजर नहीं आ रही। गम आ जाएगा, कोई बुरी खबर आ जाएगी तो स्टॉक एक्सचेंज गिर जाएगा, करोड़ों रुपए बर्बाद हो जाए। दिस इज नॉट इकोनॉमी। देखिए चांसेस है, ये चांसेस पे इकोनॉमीज नहीं चला करती। हम जैसे लोग इस बात को समझते हैं कि
चांस जो होता है वो कैसीनो में होता है, वो गैम्बलिंग में होता क्या है। अच्छी बात कही इकोनॉमी इज नॉट अ गैम्बलिंग, Very इट good. इज नॉट अ चांस, बिल्कुल। इट इज नॉट अ कैसीनो। इकोनॉमी का मतलब है पाकिस्तान को आगे लेकर जाना, जी। पाकिस्तान को चलाना। तो डायरेक्शंस नहीं है, ठीक है ना। डायरेक्शंस का फुकदान है। अगर डायरेक्शंस आ जाए और उसका एक अल्मा मैटर बन जाए, इकोनॉमिक चार्टर्स बन जाए, तो कुछ डिफिकल्ट नहीं है, हर चीजें अपनी तरीके पर आ जाएंगी। मिसाल के तौर पे अच्छी खबर, कॉटन पिछले दिनों हम लोग इंपोर्ट कर रहे थे, ठीक है ना। वीट भी इंपोर्ट करने लगे, पल्सेस भी इंपोर्ट करने लगे, पोटैटो भी इंपोर्ट किया और टोमेटो भी इंपोर्ट किया, और सब कुछ करते थे। एग्रीकल्चर कंट्री होने के बावजूद अपने इंपोर्ट बिल पे 6 से 7 बिलियन डॉलर का हमने बोझ डाला हुआ था। ठीक है। एक प्लानिंग हुई और उस मुस्बत प्लानिंग के तहत इस बार अच्छी क्रॉप हो गई। जी। अल्लाह पाक का फजल है बेशक, लेकिन बिल्कुल। इंसान की भी एक मैकेनिज्म होती है, इनोवेशंस होती हैं, कोई जदीद तरीके होते हैं, कोई अच्छे सीड डालते हैं, ये सारा कुछ प्लान हुआ। तो आप देखिए, आपकी 15 मिलियन बेल्स का आपका हर साल का कॉटन का टारगेट होता है, Right. जो कि आपके टेक्सटाइल की खपत होती है, मेन चीज होती है। जी। अगर नहीं होता तो आपका टेक्सटाइल नहीं चलेगा, आपकी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी, तो आप उसको इंपोर्ट करके वैल्यू एडिशन करते हैं। वैल्यू एडिशन की क्या जरूरत है, कॉटन तो आपकी अपनी क्रॉप है, आप लीडिंग थे। जी। अब इस बार हम लोगों ने 8.5 मिलियन बेल्स प्रोड्यूस कर लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट के करीब जा रहे हैं। इसी तरह वीट में भी एक बड़ी हिस्टोरिकल क्रॉप हो गई है, राइस में भी 8.8 मिलियन टन हो गया है, और साथ में मेज भी हो गई है, और शुगर केन भी बहुत अच्छी हो गई है। तो ये देखिए, आपने बहुत प्लानिंग की। जब इस डायरेक्शन पे चले एक एग्रीकल्चर कंट्री को लेकर, तो इसमें एक अच्छी खबर आनी शुरू होगी, दिल भी खुश हो गया। आपके प्रोग्राम में भी इसकी बात होगी। इसी तरह हमें अपनी इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में हमेशा एक फिगर आता है, इमरान साहब इससे एग्री करेंगे, 5 से 6% के टारगेट्स आते हैं कि ये इसकी इंप्रूवमेंट आ रही है। हमें देखें, बात कर रहे होते हैं, हमारा जीडीपी 1.3% पे आके 2.3% पे गया। ये सारे परसेंटेजेस कभी वर्ल्ड बैंक के आते हैं, कभी एशियन डेवलपमेंट बैंक के आते हैं, कभी आईएमएफ से आते हैं। हमें अपने एक जीडीपी की ग्रोथ के फिगर्स करने हैं। वो जीडीपी की ग्रोथ की वजह से हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट का हैवोक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का नहीं चलना है, वो सारा कुछ इंप्रूव हो जाएगा। हमें जीडीपी की ग्रोथ को किसी तरह भी 2022 में 6% पे लेके जाना है। जी। अगर हम चाहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट चेक हो जाए, अगर हम चाहते हैं हमारी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ठीक हो जाए, अगर हम चाहते हैं कि हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो जाए, ये सारी चीजों को मिलाकर के जब हम काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी जीडीपी की ग्रोथ बढ़ जाएगी। ठीक है। आपको एक बात जो मैं बताऊं बड़े मजे की, वो ये है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी थी ना, वो तकरीबन 350 बिलियन डॉलर का साइज था। जी। आज आपकी इकोनॉमी का साइज 260 बिलियन डॉलर। जी, स्क्वीज हो गए। ये बहुत तकलीफ की बात है। ये पता नहीं क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इकोनॉमी की ग्रोथ होनी चाहिए, ग्रोथ होनी इकोनॉमी चाहिए, डिके नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अतीक भाई, अब मसला ये है ना कि मैं उस दिन देख रहा था, वैसे इनके पास बड़े आर्टिफिशियल अरस्तु इनके पास मौजूद हैं, वो सस्टेनेबल जीडीपी के ऊपर लेक्चर दे रहे थे। इकोनॉमी का ई उनको पता नहीं है, डॉक्टर नाम क्या कि उन्होंने लगाया हुआ है, और मॉविन भी उनको बनाया हुआ है। तो वो सस्टेनेबल जीडीपी के बारे में जो है एंकर से वो लड़ रहे थे किसी बात के ऊपर। वो इनका कहना ये था कि ये जो जीडीपी है हमारी, जो ऑन पेपर 2 या 2.5% की जीडीपी है, ये उससे कहीं बेहतर है। वो जो 5 या 7% की जो कंटिन्यूस ग्रोथ हो रही थी, वो सस्टेनेबल नहीं थी उनकी नज़र में, ये सस्टेनेबल है। तो ये सस्टेनेबिलिटी उनके लिए ज़्यादा अच्छी है। अब जब ऐसे लोग बैठे होंगे और इतना बड़ा पोर्टफोलियो होगा कि वो प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस दे रहे होंगे, तो फिर नतीजा तो यही निकलना है ना। फिर हम उनसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो करेंगे? इकोनॉमी के बारे में किसी को कुछ नहीं पता, बैठ के जो है वो टीवी प्रोग्राम्स के अंदर एंकर से बहस कर रहे होते हैं। जी जुबैरी साहब, ये फरमाइएगा। अभी इस तरफ आता हूँ अतीक भाई, जरा और एक बड़ा अहम इशू है एजुकेशन के हवाले से जो है वो पॉलिसी अडॉप्ट की गई। पहले जैसे मैंने बताया कि माल न्यूट्रिशन से स्टार्ट हुआ था, फिर ये हुआ था कि एक रेवोल्यूशनरी एक पॉलिसी एक आएगी, एक यूनिफॉर्म पॉलिसी होगी पूरे मुल्क में, ऐसा एजुकेशन सिस्टम जो है वो होगा। वो कुछ भी नहीं हुआ, वो समंदर के झाग की तरह वो भी बैठ गया जैसे सारी बातें हुई हैं। फरमाइए, आपने क्या एक्सपीरियंस किया, क्या समझा इस चीज़ से? मैशियत, इसके साथ जुड़ी होती है आपकी एजुकेशन, एजुकेशन के साथ जुड़ी हुई होती है आपकी एम्प्लॉयमेंट। जी। अच्छा, ये तीनों जो है ना लिंक्स जो है ना यहाँ कलेक्ट हो चुके हैं। जी। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि पाकिस्तान में दोहरे मेयार की एजुकेशन, जी। ठीक है। अच्छा, जो मिडिल क्लास है ना बेचारा, वो तो खत्म हो गया। जी। या एलिट क्लास है या पुअर क्लास है। सबसे ज्यादा इस सोसाइटी में जो पिसा है ना, वो मिडिल क्लास पिसा है। जी।
जी, वो बेचारा ना अपर में जा सकता है ना वो गरीब में जा सकता है, बिल्कुल ऐसा ही। इसलिए वो बेचारा बीच में फंस गया। एजुकेशन में जब मैं बजट देखता हूँ और यकीन करें जब दुनिया को देखता हूँ ना, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं जो 1947 के बाद स्टेब्लिश हुई है। जी। आप मैप पे देखिए, बिल्कुल, बहुत सारी कंट्रीज हैं ऐसी। हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो फेलियर है वो है एजुकेशन का। जी, जब आप एजुकेशन में थोड़ा सा बजट इनको इस तरह रखना चाहिए कि आप एक डिपार्टमेंट बनाएं जिसके अंदर आप ये रखें कि जी जो फॉरेन स्टडी के लिए बच्चे जाना चाहते हैं 12th के बाद, उनको हम फंडिंग हम करेंगे। सपोज करेंगे कनाडा में किसी हम्बर कॉलेज में एडमिशन लेता है, वहाँ की फीस है $24,000। आप 24,000 को राउंड फिगर करने 35,000, 40,000 कि ये आपकी फिगर इंटरेस्ट फ्री। ठीक है, आप जाएं एजुकेशन लें, सिक्योरिटी के लिए आप डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएं, घर के हैं ये जूली जो भी वाट, ठीक है। उसके बाद जब आप वहाँ पढ़ लें तो आप फिर रिटर्न बैक। इससे क्या होगा, लॉन्ग टर्म जो है ना प्लानिंग जो है ना, ये आपकी जो रेमिटेंस है इसको इम्प्रूव करेगी। नंबर एक बात, इसी प्लानिंग से आपकी अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगी, इसी प्लानिंग से आपकी एजुकेशन बेहतर से बेहतर होती जाएगी। जब तक आप क्वालिफाइड लोगों को ऊपर लेके नहीं आएंगे आप कुछ भी नहीं कर सकते पाकिस्तान में। बिल्कुल ठीक है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आज का एक बड़ा इश्यू आया है गैस का। जी, मैं सोच रहा था कि ये गैस का इश्यू जो है, जब सीएनजी पाकिस्तान में आई थी, मैं ख्याल लॉन्च हुई थी 1992 में। जी, 92 में भी। बिल्कुल। तो उस वक्त जो सेक्रेटरी साहब थे या मिनिस्टर साहब थे, तो उनको बड़ा में टीवी पे लेके आया जाए, आवाम को बताया जाए भाई आपने क्या प्लानिंग की थी। अरे हमें याद है खबरों के अंदर वो चलाया करते थे कि ये आप सीएनजी लगाएं, माहौल को जो है वो करें, पेट्रोल से पाक करें। जी जी, ये सब देखते हैं। इनकी फोरकास्ट कहाँ है, मेरा पहला सवाल ये। क्या गवर्नमेंट सो रही थी पिछले 2 साल से कि ये क्राइसिस आएंगे? तो पहले प्लानिंग क्यों नहीं, एंड टाइम पे लाकर। अभी मैंने सुना था न्यूज में कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऑर्डर जारी किए ड्रिल करने की। जी तो इससे पहले क्या हो रहा था? जी, इंतजार कर रहे थे सही वक्त का। ये जुल्म है, जुल्म है। खुदारा इस चीज को रिकॉग्नाइज कीजिए कि भाई हमें क्वालिफाइड लोगों को ऊपर लेके आना है, और जो आप प्लानिंग कर रहे हैं कम से कम अवाम को जरूर अवाम को जरूर बताएं। अदीक भाई ये जरा फरमाइएगा कि ये जॉब क्रिएशन और ये सारी बातें आप तो बड़ा लिखते आए, पॉइंट आउट करते आए, क्या इतना मुश्किल काम है व्हील रीइन्वेंट करना जितना मुश्किल है पहिए दोबारा इजाद करने के मुतरादिफ है? इतना ही मुश्किल काम है ये तो जरा बताइएगा। और ये फाइनेंस कहाँ चला गया ये तो बताएं कि अब यहाँ पे इतनी कैश स्टाविंग आपकी वो हो गई है कंट्री कि आपको $1 बिलियन के लिए सब कुछ प्लेज करने के लिए तैयार है। ये कौन सी स्ट्रैटेजी है? ये कैसे हुआ, ये जरा समझाए। यही बात हमारी समझ में भी नहीं आती आजकल। देखिए मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि इसके पास पैसे नहीं है। ये डेट ओरिएंटेड कंट्री बन गया है। बिल्कुल। और सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारा एक्सटर्नल डेट जो है इस वक्त $130 बिलियन पर है। ठीक है, $130 बिलियन पे जो हमारा एक्सटर्नल डेट है, तो पहली बात तो ये है कि हमें एक्सटर्नल डेट की या डोमेस्टिक डेट की ये कौन से हायर इंटरेस्ट रेट्स पे कमर्शियल लोन्स लेने की जरूरत क्यों पेश आती है? बात यह कि हमारे पास जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो रेवेन्यू नहीं है। ठीक है, रेवेन्यू के दो जराए होते हैं, एक एक्सपोर्ट होता है और एक ये टैक्सेस से आप रेवेन्यू लेते हैं। देखिए टैक्सेस पे जो टैक्स देता है वो भी परेशान है, टैक्स नहीं देता वो भी परेशान है, क्योंकि समझ नहीं आती जो टैक्स नहीं देता वो जाता है टैक्स देना चाहता है, लेकिन कुछ इस तरह के सिस्टम्स हैं जिसकी वजह से टैक्स देने वाला ही आगे इतना परेशान और इतना जलील हो गया है, इसकी इतनी हैरासमेंट है टैक्स देने वाले के ऊपर कि अगला जो उसका हशर देखता है ना, नॉन जो टैक्स बोला मैं भाई सही मैं दुरुस्त हूं, भाई मेरे को बचाओ, मुझे मेरी जान छोड़ो यार, मेरे को कुछ जिंदगी में सांस लेने दो यार सुकून के। तो सबसे पहले तो इनको कुछ सिस्टम ऐसा बनाना चाहिए कि मैं अगर टैक्स देता हूं तो मैं बाइज्जत शहरी हूं इस मुल्क का, मेरी कोई कद्र कीमत। एक जमाने में किसी हुकूमत ने एक कार्ड निकाला था यासिर, और वो कार्ड था टैक्स पेयर, और बड़ी इज्जत होती थी। एयरपोर्ट पे आप उसको दिखाते थे, आपको लाइन में पहले चांस मिल जाता था, आपको इज्जत मिलती थी, आपको सीट अच्छी मिल जाती थी, रेलवे में भी, हॉस्पिटल में भी, हर जगह। अब इस तरह का कुछ भी नहीं है, आप टैक्स दिए जाओ, आपको रिटर्न में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल रहा, आपकी टूटी फूटी सड़कें, कराची शहर एक बीमार शहर बन के रह गया साला। बात सारी क्या हो रही है कि इस बीमार शहर का आज हाल यह है कि ये बीमारी के बावजूद आपको
65% जो है ना आपके टैक्स में कंट्रीब्यूट कर रहा है, जी। आपके 55% आपकी एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर रहा है। आप इस बीमार शहर का एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना दो, मैं आपको गारंटी देता हूं ये आपकी $50 बिलियन की एक्सपोर्ट की टारगेट अकेले पूरे कर अकेले लेगा। पूरा कर देगा। इसके अंदर इतना पोटेंशियल है। ये वो शहर है जो घर है सब लोगों का, पूरे पाकिस्तान का घर है, इसका दिल खुला हुआ है, इसके मेहमान नवाजियां खुली है, जो आता है आके यहाँ पे काम करे, पैसे कमा के चला जाए, ठीक है ना। मैं आपसे बात कर रहा था कि ये एक्सटर्नल डेट लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है। एक्सटर्नल डेट लेने की जरूरत इसलिए पड़ रही है कि हमारा हर दफा फिस्कल डेफिसिट होता है जी। हुकूमत चलाने के पैसे ही नहीं है। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कहां से लेकर आए? भाई ने बड़ी अच्छी बात की, एजुकेशन स्कॉलरशिप, पैसा कहां है भाई स्कॉलरशिप देने का? यहाँ पे तो हुकूमत चलाने का पैसा है। दूसरा क्या, बात बात पे आपका करंट अकाउंट डेफिसिट पे चला जाता है। $15 बिलियन का आपका डेफिसिट है करंट अकाउंट का। आप क्या बात कर रहे हैं? अगर आपको फॉरेन रेमिटेंस नॉन रेसिडेंट पाकिस्तानी ना भेजते तो $45 बिलियन का हिस्टोरिक करंट डेफिसिट पे आप खड़े हुए थे। तो आप जब इस हालात में आ जाएं जहां आपके ओवरसीज पाकिस्तानी की अगर हेल्प ना आए, और उसके ऊपर तुर्रा यह है कि नॉन रेसिडेंट पाकिस्तानीज आपकी हेल्प करते हैं, आपको इतना पैसा भेजते हैं, $32 बिलियन उन्होंने भेज दिया आपको, ठीक है, आपने उनके ओवरसीज बैगेज पे 17% GST लगा दिया। किसने आपको ये प्लानिंग दी यार? टेलीफोन भी नहीं ला सकते थे भाई, अब तो टेलीफोन भी लेकर आ रहे हैं, उनसे 60,000 रुपए टैक्स ले रहे हैं यार। उनको कुछ तो इनकरेज करो यार, कुछ तो इनकरेज करो। उसकर ऊपर से फिर एक और आपके सप्लीमेंट्री बिल पे बात करते हैं तो आपने 17% GST लगा दिया रॉ मटेरियल और फार्मास्यूटिकल। सारा एक पैनाडोल तो खरीदने जैसा रहा नहीं पाकिस्तानी, इतना परेशान है, उसको दवाई नहीं। 17% GST लगा के उसका इंपैक्ट एंड यूजर पे क्या आएगा? फिर वही आ जाएगा सारा कुछ। तो मैं यही कह रहा हूं कि ये कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में रोड मैप्स नहीं है, रोलर कोस्टर मड में जाके लग जाता है, चांस की इकोनॉमी, सबको ठीक करना होगा तो चीजें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी, जैसे मैंने आपकी कॉटन को क्रॉप का बता दिया। बिल्कुल ठीक है। अब बात डायरेक्शन की भी है, और दूसरा ये कि जैसा भी कॉटन की बात हो रही थी तो अतीक भाई यही 13 लाख जो है बेल जो है वो हुआ करती थी, जो कम होकर जो है ना जनाब आप 5 पे 6 पे चली गई थी, अभी 6 पे चली गई थी। और उसकी फर्दर जो रिसर्च आप करें तो पता चलता है कि वो जो सीट की आपने बात की 92 से लेके आज तक वही सीट इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ जो पर एकड़ यील्ड हो रही है वो जनाब बढ़ती जा रही है, आपके यहाँ स्क्वीज होती जा रही है, टेक्नोलॉजी से भी इतना पीछे चले गए। ये तो सूरत हाल है। तो बहरहाल जी चलें, लेकिन फिर भी आपने कहा समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगर ये 5 और 6 लाख बेल के ऊपर चले गए तो वहां से रिकवरी, एक स्लो रिकवरी सही लेकिन हो रही है। दूसरा ये कि फिर आप उस कॉटन को मार्केट में सही तरह से यूटिलाइज करें। अब बात ये कि आपकी कॉस्ट इतनी बढ़ गई है कि आपके सारे जो जीनिंग यूनिट्स थे, वीविंग यूनिट्स थे, आपका यान के भी जो खास तौर पे जब तो यान ही एक्सपोर्ट कर रहे थे ना, वो भी आप जो है क्लोजर की तरफ जा रहे थे। सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो गई है क्योंकि आपने किसी किस्म की कोई फ्लेक्सिबिलिटी दी ही नहीं, कोई आपने ईज लेकर आई ही नहीं। एक्सेस टू फाइनेंस की जैसे आप बात करते हैं वो एक्सेस भी नहीं मिला, और हायर इंटरेस्ट रेट के ऊपर सबसे बड़ी बात यह कि कोई भी इकोनॉमी ग्रो कर ही नहीं सकती, और ये बड़ा मुश्किल काम है। तो इसका भी मैं चाहूंगा निशानदेही कर दें। तो आपको भी बहुत गर्म बात चल रही है एसएमई फाइनेंसिंग की। मेरी मीटिंग्स हो रही हैं स्टेट बैंक के गवर्नर से, डिप्टी गवर्नर से, दूसरे बैंकों के एसएमईज के हेड्स के साथ, रात दिन ये मीटिंग्स चल रही हैं। आपको पता है मैं केसीसी में बैंकिंग को देखता हूँ। बात सारी ये है कि जब एसएमईज को इतनी जद्दोजहद करने के बाद हमने एक नतीजे पूछे कि एसएमई की फाइनेंस या एक्सेस टू फाइनेंस की बात हो रही है, जब एसएमई को विदाउट कोलेटरल फाइनेंसिंग की गवर्नमेंट ने कर दी, एक स्कीम अनाउंस कर दी विद सपोर्ट ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, उसमें एक चीज है कि उसका जो इंटरेस्ट रेट है ना वो 9% पे, विच इज पे बैक उसका बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। फिर क्या होता है कि नॉन परफॉर्मिंग लोन्स हो जाते हैं, फिर एसएमईज बदनाम है कि जी ये एनपीएल्स पे जाते हैं, नॉन परफॉर्मिंग। तो एक्सेस टू फाइनेंस को आसान बनाना पड़ेगा। हमने हमेशा कहा है कि देखो टाइटनिंग मॉनेटरी पॉलिसी पे आप जाएं जरूर, आपके पास डिक्टेशन है, आईएमएफ ने आपको कहा हुआ है, लेकिन आप हर वक्त इंटरेस्ट रेट हर महीने बढ़ाते रहे, 9.75 पे आप ले गए, इसका डायरेक्ट असर एक्सेस टू फाइनेंस पे पड़ता है। कॉस्ट ऑफ क्रेडिट जो है वो बढ़ती चली जाती है, आदमी वो पैसा ले नहीं सकता अपने कारोबार में लगा के, पे बैक नहीं कर सकता। तो सबसे बड़ी जरूरत इस बात की इकोनॉमी को संभालने के लिए कि 82% कॉम्पोजिशन ऑफ द इकोनॉमी जो है उसमें वो सारे के सारे एसएमईज हैं, उनको एक्सेस टू फाइनेंस इजी करें। अभी विदाउट कोलेटरल किया है तो जरा सा 9% का इंटरेस्ट रेट को नीचे लेकर आए और उसको कम से कम 3-4% पे करें, तो फिर आप देखें कैसे वेंडर्स, स्मॉल ट्रेडर्स, दुकानदार, आपको पता है यासिर एक बात, पिछले कोविड में 35% स्मॉल ट्रेडर्स बिजनेस से आउट हो गए और उनका कोई तरीका नहीं मिला वापस आने का। 1.5 साल से वो रुल रहे हैं, दे हैव बिकम लाइक अ जॉबलेस पीपल।
ठीक है ना, ज़कात देने वाले ज़कात लेने वाले बन लेने वाले गए। बन गए। अभी उनको अगर एक्सेस टू फाइनेंस मिल जाए इजी, तो वो वापस आ जाए कारोबार में और दोबारा अपनी चीजों को सेटल करने। दिस इज सो इजी, दिस इज सो इजी। हमारी सेंट्रल बैंक को कैसे कंपेल करेंगे? अब तो मसला ये है कि वो एक इंडिजिनस सेंट्रल बैंक ने तो बहुत अच्छा किरदार अदा किया है, 1% पे बैंकों को दिया। ये बैंकों का प्रेरोगेटिव है कि वो 6% चार्ज करे, 7 करे, 9 करे। वो अपने एक्सपेंसेस की एक डिटेल बना के उसको साबित करते हैं कि 9%। तो रेगुलेशन कौन बनाएगा? ये तो फिर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और इसको रेगुलेट तो सेंट्रल बैंक करता है। जस्ट ट्राइंग टू से कि ये रेगुलेटर्स की जिम्मेदारी कि इसके जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उसको कम कर दे और बैंक को कंपल्सरी कर दे कि आप इतना पैसा एसएमईज को देंगे। आपके ये तो ना हो कि आप बैंक उससे नजरें चुरा लें। आपने तो सिर्फ अपनी बोरोइंग देखनी होती है ना, गवर्नमेंट ने इससे ज्यादा और उनका इंटरेस्ट क्या है? एक आम एंड यूजर है, एक पाकिस्तानी है जो इन बैंकों का जो कस्टमर है, उसकी क्या हालत ज़ाहिर है, उसको क्या किसी किस्म की कोई ईज मिल रही है, किसी किस्म की कोई अपॉर्चुनिटीज तो क्रिएट कर नहीं रहा है। तो बैंकिंग फ्लरिश कैसे करेगी? वो बड़े स्पॉन्सर्स जो यहाँ काम करते थे वो तो सारा अपना काम लपेट के चले गए। तो गवर्नमेंट की बोरोइंग से जो रिटर्न्स आते हैं वही बैंक खुश है उससे, उसी हायर इंटरेस्ट के ऊपर उसकी प्रॉफिट बढ़ती चली जा रही है। वो ख्याल ही नहीं हो रहा है एसएमईज का कि छोटे ताजरों का ख्याल किया जाए, दुकानदारों का ख्याल किया जाए, वेंडर्स का ख्याल किया जाए, कॉटेज इंडस्ट्री का ख्याल करें, माइक्रो फाइनेंसिंग की तरफ ध्यान दिया जाए। ये सारी चीजें इस वक्त मार्केट से मिसिंग है, बेइंतहा तरीके मिसिंग। ये कंप्लेन है, इसकी तरफ ध्यान देना है। आप एक्सेस टू फाइनेंस कह रहे हैं, तो एक्सेस टू फाइनेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी। बिल्कुल ठीक है। इमरान अली ज़ुबैरी साहब, जरा फरमाइएगा, अभी जैसे बात हो रही थी कुछ देर पहले कि पॉलिसीज इन एजुकेशन के अंदर और दीगर मामलात के अंदर भी नजर नहीं आई। तनकीद इसलिए ज़रूरी है कि ताकि मामलात के अंदर बेहतरी लाई जा सके, और ये जो तनकीद है ये तामीरी तनकीद है। ये मसाइल की निशानदेही इसलिए की जाती है या बार बार इसको इसलिए दोहराया जाता है कि जो ये मामलात नहीं समझते, और ख़ास तौर पे जैसे मैं कहता हूँ कि ये जो सोक्रेटिस हैं जो बैठे हुए हैं बड़े बड़े अरस्तू टीवी प्रोग्राम्स के अंदर, जो है वो सस्टेनेबल इकोनॉमी और जीडीपी के ऊपर जो वो लेक्चर थ्रो कर रहे होते हैं, ये उन तक भी बात पहुंच जाए ताकि मामला शायद उनकी समझ में आए कि एक्चुअली हो क्या रहा है। अब हम शायद इतनी बेवकूफ़ नहीं है जितनी आप अपनी ऐनक से उनको देख रहे हैं या समझ रहे हैं। तो जनाब, ये मीडिया की जिम्मेदारी है और मीडिया जिम्मेदारी अपनी जो है वो पूरी करता रहेगा। इमरान अली ज़ुबैरी साहब, फरमाइएगा, अभी आपने निशानदेही की दो चीज़ों की, एक तो तालीम के हवाले से और सेहत के हवाले से भी कोई खातिर खैर इक़दाम नहीं हुए। ज़ाहिर है कि ये तीसरी दुनिया के ममालिक में जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है, एक तालीम और दूसरा सेहत। और जहाँ से ये कर्जे लेते हैं ना, वो इनको उन शराइत में जिसका ये तस्करा नहीं करते मीडिया के सामने, वो इस बुनियाद पर इनको, अतीक भाई इसको मेरी बात को शायद अग्री करें इससे, कि एक सेहत और तालीम जब पैसे देते हैं तो ये इनको बावर कराया जाता है कि ये दो शोबे ऐसे हैं जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा आपने पैसा खर्च करना है ताकि आप इस काबिल हो सकेंगे, फंड जनरेट कर सकें और हेल्थी तरीके से हमारे पैसे वापस कर सकें। फरमाइए। यासिर, जैसे आपको पता है, मेरे पिछले प्रोग्राम में भी एजुकेशन जी और हेल्थ पे मैं हर दफा कोई ना कोई डिस्कशन बिल्कुल करता है। अतीक भाई ने बड़ी प्यारी बात कही है कि जो स्मॉल बिजनेसेस हैं ना, इनको ऊपर लेकर आना चाहिए, इनका एक्सेस होना चाहिए ना। मैं एक चीज़ देख रहा था कि पाकिस्तान में एक डिपार्टमेंट है कस्टम का। क्या कस्टम ने कभी कोई सेमिनार अरेंज किया है अनएम्प्लॉयमेंट के, आप एक्सपोर्ट करो? बहुत से, मैं कहता हूँ पाकिस्तानी अलहमदुलिल्लाह बहुत टैलेंटेड है, इनको सिर्फ रास्ता चाहिए। अच्छा, मैं सॉरी, इस बात पे शदीद आपके साथ इख्तिलाफ है। चलें, आप अपनी बात मुकम्मल करें। मैं बड़ा शदीद इख्तिलाफ है। देखिए, पाकिस्तान की जो जनरेशन है ना, यंग जो है, वो बहुत से टैलेंटेड भी मौजूद है। ठीक है, आप सिर्फ देखें, कस्टम का काम सिर्फ ड्यूटी पे करना नहीं कि आप ड्यूटी कलेक्शन करते रहें या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, आपको सेमिनार भी अरेंज कर, फ्री सेमिनार आपको अरेंज करना चाहिए जो न्यू जनरेशन के लिए वो आए, जैसे अमेरिका में होता है, कनाडा में होता है, इंग्लैंड में होता है। वहाँ की कस्टम जो है ना, फ्री सेमिनार अरेंज करती है। आप आइए, वो किस टॉपिक होता है? एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट पे कम बताता है, एक्सपोर्ट पे ज़्यादा बताता है कि रेवेन्यू आएगा। क्या आपके यहाँ पे कोई शॉर्ट कोर्सेज होते, बैंक क्या आपके सेमिनार अरेंज करवाता है स्टॉक एक्सचेंज के लिए? यहाँ नहीं करवा, अमेरिका में करवाता है बैंक। अमेरिका में बैंक करवाता है, सबको इनवाइट करता है, उनको बताता है स्टॉक में आपको किस तरह एंट्री देनी है। मैं तो उसके ऊपर भी इख्तिलाफ रखता हूँ, अतीक भाई के आगे सवाल भी रख देता हूँ। चले इसलिए बता कि मैं खुद स्टॉक रोड शोज के हवाले से। जी बिल्कुल। स्टॉक की नॉलेज, बेसिक नॉलेज देनी चाहिए ना। एक आपको देखिए, आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, अब मुझे बताएं कितने कोर्सेज जो है ना, यहाँ भी यूनिवर्सिटीज भी हैं, किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। हमने जाकर लेक्चर दिए स्टॉक मार्केट के ऊपर, किसी को नहीं पता।
कि प्लीज आप ऑर्गेनाइज कीजिए, सेमिनार रखिए। देखिए अगर पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है तो हैव टू इन्वेस्ट। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मज़े की बात ये, माशाल्लाह ऐसा मुल्क है कि कल मैं अपनी कंपनी रजिस्टर करवाने के लिए जाऊँ ना तो मेरे जूते गिर जाएंगे। ऐसा ही आप है। ये देखिए जहाँ पे कंपनी रजिस्टर करवाने के लिए, आप अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाने के लिए, उफ। आप अपना पैटर्न रजिस्टर करवाने, आपके जूते गिर जाएंगे। नहीं, आप सिर्फ यही निशानदेही कर देना, अगर ये जो लोग देख रहे हैं, अगर ये अभी कोई पूछता है कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करें या उसका पार्टिसिपेंट कैसे बने, आप बताइए कितने डॉक्यूमेंट्स उसको साइन करने पड़ते हैं, जरा ये बता दे जरा मुझे। वो खुद से साइन कर सकता है सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ के? जब मैं कनाडा से आया ना तो कनाडा में मैं स्टॉक में खेलता था, शौक था। जब पाकिस्तान में कोविड की वजह से स्टॉक हो गए, जी। मैं ये स्टॉक एक्सचेंज में जाके ना अपना अकाउंट खुलवा लेता। हम्म। यानी चले चपा दी मुझे, अब पासपोर्ट, एनआईसी, बैंक स्टेटमेंट, कहाँ से इनकम आई, क्या क्या। मैंने कहा भाई क्या निकाहनामा भी पेश कर दो अपना लगा। दिस इज नॉट फेयर यार। आप हमें को आसान बनाए। आप बताएंगे ये डॉक्यूमेंट देखें, एक डॉक्यूमेंट से एनआईसी आपका, जी। आप उसे A to Z एक्सेस कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अगर आप सिस्टम बनाए, मैं 100%। एनआईसी को अटैच कर, आप निकाहनामा से अटैच हो गया, बिल्कुल। बच्चों के फॉर्म से अटैच हो गया, एवरीथिंग, जॉब, गाड़ी, आप सिर्फ एक बैंक NIC पे अकाउंट, access गाड़ी का मारे, नंबर, पूरा बिल्कुल शजर नसब आ खुल जाएगा। ठीक है, अगर करना चाहें अगर करना चाहें, अगर विल हो तो ठीक है। अच्छा, अब बात यह है कि जनाब दूसरा जो हमारा सेगमेंट है ना दीप भाई, वो इकोनॉमी के ऊपर ही है, और आपको मैं थोड़ा सा और वक्त लूंगा ताकि इस मामले के ऊपर मजीद गुफ्तगू की जा सके, क्योंकि मामला बड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत सारे मामला हैं। तो आज जरा तफसील से इसके ऊपर बात हो जाए। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अगला सेगमेंट भी हमारा इसी हवाले से, हमारे जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान इनसे और कुछ मामला हैं जिसके ऊपर तफसील से गुफ्तगू करते हैं। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, आप देखते रहे हमारा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। बात हो रही थी मईशत के हवाले से, और मामला इतने ज़्यादा पेचीदा हैं, इतने ज़्यादा संजीदा हैं कि इसके ऊपर बात करना पहले से ज़्यादा ज़रूरी है। बड़े अफसोस के साथ, बड़े माजरत के साथ, जिस तरह के लोग दिफा कर रहे होते हैं, हुकूमती नुमाइंदे ख़ास तौर पर, मौशी मामलात का ज़ाहिर है कि इल्म नहीं है, ना मामलात को समझते हैं, ना ही उनको इश्यूज का पता है, और जिस तरह की बातें कर रहे होते हैं पूरी दुनिया में जग हसाई का सबब बनते हैं। जिस तरह के बयानात देते हैं, चाहे कोई भी वजीर हो, कोई भी मुशीर मोमिन हो, कोई भी जिस किस्म की बातें कर रहे हैं, पूरी दुनिया ये देख रही है कि किस किस्म के गैर संजीदा लोग हैं और नाअहल लोग हैं जिनको बिठाया गया है और वो ये सारी बातें कर रहे हैं। तो बहरहाल मकसद तो ये नहीं है कि किसी भी किरदार कुशी की जाए या किसी के ऊपर तनकीद ज़्यादा नौयत की किया जाए। बात यह है कि इस वक्त जो अमूमी मसाइल हैं पाकिस्तान के, बहुत ख़तरनाक हद तक बढ़ चुके हैं, और अगर इसी तरह गैर संजीदगी का मुजाहरा किया जाता रहा तो फिर मामला तो बहुत पहले हाथ से निकल चुके हैं। फिर देखना यह है कि तबाही और कितने ज़्यादा नुकसान अपने साथ लेकर आती है। ठीक भाई, ये अभी जो सारी सूरत हाल जिसका आप जायज़ा ले रहे थे, आपने निशानदाही की है, मैं चाहूँगा इसके ऊपर थोड़ी सी और मजीद गुफ्तगू हो। नहीं, बहुत अच्छी बात यासिर। देखिए अभी आप एक्सेस टू फाइनेंस की बात कर रहे थे, तो हमने जब एक्सेस टू फाइनेंस की बात की तो अभी हमने एक्सेस टू फाइनेंस की बात इंडिविजुअल्स की जी। एक आम पाकिस्तानी की, जैसे भाई ने बताया कि मिडिल क्लास के लिए वो ख़त्म हो रही है, उसको संभालने के लिए। जिस मुल्क में मिडिल क्लास नहीं होती, देखिए हमें ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने करीब के नेबर्स को देखें, और चाइना देख लें, थाईलैंड देख लें, सिंगापुर देख लें, मलेशिया देख लें, फिलीपींस देख लें, सब ने अपनी मिडिल क्लास को संभाला है, उसको सुकून दिया है, उसकी यूटिलिटी बेस को संभाला है, उसके बच्चों की एजुकेशन के जराए पैदा किए, उनको हेल्थ की सर्विसेज प्रोवाइड किए, तो मिडिल क्लास संभल गई वहां पे। जब मिडिल क्लास संभल गई तो मुल्क भी संभल गया। मैं इससे बड़ी और मिसाल, हमारे यहाँ मिडिल क्लास जो है ना वो क्रश हुई है। मिडिल क्लास जो क्रश हुई है उसकी वजह आपकी मेन बात है एक्सेस टू फाइनेंस है। देखिए दो सब्जेक्ट होते हैं मिडिल क्लास को संभालने के एक्सेस टू फाइनेंस में, एक एसएमई फाइनेंसिंग और एक मैक्रो फाइनेंसिंग। आज मैक्रो फाइनेंसिंग का रेट आपके 36% पे है, काइबोर को ऐड करें 36% पे आप कैसे एक पैसा लेकर कमाओगे भी, अपना धंधा भी चलाओगे, अपना पेट भी पालोगे, अपना घर भी करोगे, अपने ऑफिस के भी अखराजात पूरे करोगे, और फिर आप वो 36% को वापस भी करोगे। आप कैसे वापस कर सकते हो? हमारे मुल्क में जो माइक्रो फाइनेंसिंग हो रही है, उस माइक्रो फाइनेंसिंग का 99% पे बैक रिकॉर्ड है इस वक्त,
उसकी वजह यह है कि जो ठेले वाले ने लिया उसने सबसे पहले इस बात को सोचा कि मुझे ये पैसा वापस करना है, क्योंकि मैं ठेले पे जो कुछ कर रहा हूं ये माइक्रो फाइनेंसिंग की सपोर्ट से है। माइक्रो फाइनेंसिंग की ग्रोथ की सख्त जरूरत है। एक बात, लार्जर कंपोनेंट पे अगर आ जाए तो एसएमई फाइनेंस की सख्त जरूरत है। इसमें फाइनेंसिंग आएगी तो आपके जो अनएम्प्लॉयमेंट है ना उसका ख्वाब लोगों के जहन से निकल जाएगा, और वो सेल्फ कंटेन्ड, सेल्फ असेसमेंट के साथ, सेल्फ फाइनेंस के साथ अपनी सेल्फ मोटिवेटेड कारोबार करेंगे। हर आदमी को ये सोचना चाहिए कि वो अगर उसके अंदर टैलेंट है तो वो नौकरी ना ढूंढने के लिए निकले। नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है, जब नौकरी नहीं है तो खुद कुछ करे, हाथ पे हाथ धर के ना बैठे, और उसमें उसको एक्सेस टू फाइनेंस की जरूरत है। जब वो आप उसको एक्सेस टू फाइनेंस दे देंगे तो वो जरूर कुछ ना कुछ अपनी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर लेगा। इसके अलावा गवर्नमेंट की बात आ जाती है ऑन अ वेरी लार्जर स्केल कि गवर्नमेंट को भी एक्सेस टू फाइनेंस की जरूरत है। गवर्नमेंट को भी एक्सेस टू फाइनेंस की जरूरत है। तभी गवर्नमेंट को पैसा आता है तो गवर्नमेंट अपने मामला चलाती है। रेवेन्यू ग्रो करने के लिए बात वहां पे रह गई थी उस वक्त कि हमें अपने टैक्सेस से, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस से गवर्नमेंट के अपने पैरों पे खड़े होने के रास्ते होते हैं। दूसरा तरीका होता है बोरोइंग। बिल्कुल ठीक है ना, वो भी एक्सेस टू फाइनेंस है। जैसे एसएमई में बैंकों से बोरो किया जा रहा है, माइक्रो फाइनेंसिंग में, इसी तरह गवर्नमेंट्स भी अपने फिस्कल डेफिसिट्स को पूरा करने के लिए करें। दूसरा सबसे लार्जर स्केल पे जो तरीका है वो है आपकी एक्सपोर्ट्स की ग्रोथ। जी दूसरा रेवेन्यू का। हम अपनी एक्सपोर्ट्स की ग्रोथ की तरफ अगर सीरियसली सोचें तो हमें अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए बहुत काम करने की जरूरत है। हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा लेंगे तो ना सिर्फ ये कि हम अपना माल दुनिया में भेजने में कामयाब हो जाएंगे, बल्कि साथ ही साथ हम इस बात पे कामयाब हो जाएंगे कि हमारा सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो कि फॉरेन एक्सचेंज से हमारे पास आएगा वो भी हमारा डेवलप हो जाएगा। तो इस वक्त हमारा जो एक्सपोर्ट है वो तकरीबन $25 बिलियन के लगभग है। 2000 या सिर्फ 2013 से लेके अब तक हम $25 बिलियन उसके करीब करीब ही घूम रहे हैं। हमें कम से कम इसको $30 बिलियन तक, $35 बिलियन तक, और जो गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है अपने लिए $57 बिलियन का, उसको हर हालत में 2022 में अचीव करना है। इसके लिए जो कुछ भी करना है गवर्नमेंट को उसके लिए तमाम फैसिलिटीज देनी है। और जो लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें आपको मैन्युफैक्चरिंग गुड्स की कॉस्ट है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उनकी ज्यादा है, बिजली है, गैस है, ये तमाम चीजों को गवर्नमेंट को ध्यान देना होगा कि ये तमाम प्रॉब्लम्स दूर हों, शॉर्ट कमिंग्स हैं, ये दूर होंगी तो एक्सपोर्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। बिल्कुल आपने ठीक कहा। इमरान अली ज़ुबैरी साहब, अब अपॉर्चुनिटीज की बात जैसे हो रही थी वो नहीं है आपके पास, और आपने उस सिलसिले में कोई काम भी नहीं किया। आप समझा दिए कि जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है इस वक्त उसकी तरजीहात में चीज़ शामिल नहीं आई। अलमिया ये है कि जो बच्चे हमारे जो मास्टर्स और ग्रेजुएट करके निकलते हैं वो बेचारे बन कबाब सेकने के ऊपर मजबूर है। इससे ज़्यादा आपके पास कोई नहीं है। वो पिछली हुकूमत में भी आपने उनके लिए बड़ा तीर मारा तो एक पीली और काली टैक्सी जो है आपने उनको दे दी, किसी ने जनाब किसी फट्टे पे बिठा दिया। ये अलमिया है कि आप अपने जो पढ़ी लिखी जो नौजवान नस्ल है उसके लिए टैक्सियां और ये रह गए, और इससे ज्यादा और कोई स्कीम आपके पास नहीं है। जब ये हाल होगा तो फिर आप बताएं कि आप कैसे सोसाइटी को प्रोडक्टिव बना सकते हैं, कैसे उससे अपने मतलूबा नताइज हासिल कर सकते हैं। ये तो महसूस ऐसे होता है कि कभी कभार ना कहते हुए चाहते हुए ये बात कहनी पड़ती है कि ऐसा लगता है किसी दुश्मन मुल्क से लाकर लोगों को आप पर बिठाया गया है कि उसकी सारी पॉलिसीज ऐसी हैं कि आहिस्ता आहिस्ता आपका सारा निजाम खत्म कर दें। ये गुमान गुजरता है। जी देखिए यासर, जितने पॉलिसी मेकर हैं पाकिस्तान में, और आप देखिए जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ज्यादातर की फैमिलीज बाहर होती है। जी, ज्यादातर की नहीं, सबकी ये कर लें। ज्यादातर आप क्या इसमें आप देख लें, एजुकेशन बाहर के एसेट्स बाहर है, उनके पाकिस्तान के अवाम से क्या लगाव होगा? वो तो पॉलिटिक्स का नहीं है। ये यहाँ कमा रहे हैं बैठ के, बस बच्चे हाई एजुकेशन, बहुत अच्छे एनवायरनमेंट पे रह रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ये पर्क्स एंड प्रिविलेजेस एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल आप देखिए, जब 2 इंसिडेंट हुए थे जिसका सुन के वाकई में अफसोस हुआ। एक नौजवान है जो लखीवन में खुदकुशी की थी, और एक मीडिया से जो सर, ये तो मीडिया पे रिपोर्ट हो गए ना, उसके अलावा कितने केसेस हैं मैं आपको बताता हूँ जो रोजाना घुट घुट के मर रहे हैं, उनकी तो तादाद आपके पास है ही नहीं। वो जो रक्षा चला रहे साहब, ह्यूमन सोसाइटी की थी, ये है इंडिकेशन कि आने वाले वक्त में क्या होगा पाकिस्तान। ठीक है। जब देखिए, मैं अगर कोई प्लान करता हूँ ना, मेरे भाई हैं या रिलेटिव हैं, तो मैं उनके साथ सिंसियर होगा, हमेशा सिंसियर डिसीजन बनाऊंगा मैं। ये लोग सिंसियर नहीं है, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। बिल्कुल ऐसा ही। मैं मीडिया पे आगे बात कह रहा हूँ,
ये बिल्कुल सिंसियर नहीं, वो तो फैसलों से जाहिर हो रहा है, बिल्कुल ऐसा ही। इन्होंने जितनी भी प्लानिंग की है। अब एक शख्स जब एनआईटी से पास आउट होता है, वो इंजीनियर बड़े ड्रीम्स लेके मार्केट में आता है, उससे हाय, कहा हाय, जाता है भाई आपको 5,000 रुपये महीने की तनख्वाह मिलेगी, तो हक्का बक्का रह जाता है, या 5,000 जी। फिर वो काम करता है एक जाहिल बंदे के अंडर में, सुपरवाइजर साहब के। जी। वो अच्छा टैलेंट उसमें ज़्यादा है, एक्सपीरियंस इधर है। वो बंदा जो है जो एनआईटी से पास आउट हो गया आता है, या आप डाउ मेडिकल कॉलेज या डीएमसी से आती है कोई लड़की हो जाए डॉक्टर, उसको तनख्वाह पैकेज क्या देते हैं आप? जी। अच्छा दूसरी चीज़ क्या है कि जॉब वैकेंसीज, अभी मैं शौकत अली साहब के सुना था, उन्होंने कहा था 1.5 लाख हम जॉब्स लेके आएंगे अपने पाकिस्तान में। तो मेरा सवाल ये फाइनेंस मिनिस्टर साहब से कि हाउ, बिल्कुल ठीक है। आप लेके कैसे लेके आएंगे? जो हालात नजर आ रहे हैं, जॉब गवर्नमेंट की जॉब की बात नहीं हो रही है, मैं प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ कि भाई कैसे आएंगे? अभी आपकी पार्लियामेंट जो है अदम एतमाद का वोट प्राइम मिनिस्टर से कह रही थी कि आप पेश करेंगे, आपका मिनी बजट आया। आप सोचें क्या फॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आएगा? मुमकिन ही नहीं, कभी नहीं आएगा। मुमकिन नहीं। आपने कार पे छूट दी थी बजट में, जी अब जो बाहर की कंपनी है, मैं जी एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि अगर उन्होंने प्लान किया होगा जब पाकिस्तान में जाके इन्वेस्टमेंट करनी है, अब 6 महीने बाद आगे आपने एक मिनी बजट पेश कर दिया, फिर 70% ड्यूटी आई। आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग फेलियर है पाकिस्तान में, ठीक है। आपकी एजुकेशन फेलियर है, कोई भी फाइनेंसिंग नहीं होती है स्मॉल बिजनेस के लिए, जी कोई सेमिनार नहीं, कोई एजुकेशन नहीं। आप पाकिस्तान के साथ जुल्म कर रहे हैं, सिर्फ अपनी मंतक पेश करके। जैसे आप देखिए, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब की, क्योंकि इसलिए नहीं कि वो इमरान खान है, इसलिए कि ही इज द मनसब प्राइम की, मिनिस्टर ऑफ बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान। बिल्कुल इसलिए ठीक है, बड़ी मनसब का रिस्पेक्टेबल पर्सन एहतराम है है, मेरे बिल्कुल लिए। ऐसा ही। लेकिन जब एक चीज मैंने सुनी, कुछ लोगों ने बाहर भी मजाक बनाया जब वो अंडों की बात की थी जी कि वो सेब नहीं, मैं उसका मजाक नहीं उड़ाता, बहुत नहीं सेन देखिए, बात मैं एक थी, बात बहुत बताऊं, अच्छी देखिए बात थी। नहीं देखिए यहाँ से इसको थोड़ा एक्सपीरियंस करूंगा। आप वो चीज लेके आए जो इम्प्लीमेंट हो सके, वो बात ही ना करें जो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। आप मुझे बताएं तो उस बात को कितना अर्सा हो गया, कितनी इम्प्लीमेंट हो गई बात? बिल्कुल ठीक है, आप लेके उसके आइए ऊपर काम किया जा सकता था। मैं थोड़ा सा जी, इख्तिलाफ काम इसलिए किया जा रखता सकता हूँ था। कि ये बुनियादी चीज़ें देखें, हमारे यहाँ एक तो हर चीज़ का मजाक बनाया जाता है। बड़े अफसोस के साथ कहना ये पड़ता है कि मरहूम एक बड़े अच्छे कॉमेडियन थे, वो बड़ा मजाक उड़ाया करते थे, टीवी के ऊपर प्रोग्राम चला करते थे ट्रैक्टर के हवाले से कि ट्रैक्टर के 2 पहिए होते हैं और ये होते हैं। देखिए बात मजाक में चली गई, लेकिन उससे हो ये रहा था कि ज़रात के हवाले से और स्मॉल इंडस्ट्री के हवाले से, सिल्क के हवाले से, कॉटन के हवाले से, ये हेजेस के हवाले से, ये ख़ास तौर पे ये जो चिकन वगैरह को हेज किया जाता है इसके हवाले से बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी जाती थी, और वो ज़रूरी थी सोसाइटी के लिए ताकि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते और इस तरह के बिजनेसेस को इनिशिएट करते। लेकिन क्योंकि ऐसी चीज़ों का मजाक बनाया गया, इस वजह से वो सारी चीज़ें जो है वो जो नेशनल टीवी है उससे हटा दी गई, और उसके बाद फिर नतीजा ये रहा कि आज आपको 20, 25, 30 साल गुजरने के बाद उसकी ज़रूरत महसूस हो रही है, क्योंकि अब आपके पास नौकरी नहीं है तो आपको ख्याल आया कि पोल्ट्री फार्म भी लगाया जा सकता है, ये भी लगाया जा सकता है। अब जैसे जैसे वक्त आगे गुजर रहा है तो लोगों को ख्याल आ रहा है। ऐसा ही अतीक भाई, ज़रात की तरफ आप वापस लोग आने का सोच रहे हैं, लेकिन अगर इस तरह के प्रोग्राम्स चलाए जाते जिसका भी आपने तस्करा किया कि इस तरह के रोड शोज़ हों, अगर किसी भी हवाले से अवेयरनेस दी जाती तो बहुत कुछ हो सकता था। लेकिन वो क्योंकि मजाक की नज़र हो गया, इसलिए वो सारे मामला आंखों से ओझल हो गए। जी अब आप फरमाइए। आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ। देखिए प्राइम मिनिस्टर जो है ना, सुप्रीम अथॉरिटी होता है, ठीक है, और मैं ये कहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर की वर्डिंग की इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। या तो आप बोलने से पहले सोचें जी कि ये बड़ा मुश्किल काम है कि मुझे जो बोलना है क्या उसका इम्प्लीमेंट होगा या नहीं। बिल्कुल ठीक है जी मनसब पे आप बैठे हुए, वो इमरान खान नहीं बैठे हुए, जी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, बिल्कुल ऐसा ही। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान देखा जाएगा, बिल्कुल ठीक है। जब स्लाइड चलती है ना प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इमरान खान का नाम भूल जाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का नाम सब याद रखेंगे, बिल्कुल ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब को भी चाहिए कि जो वो स्पीच करने जा रहे हो उसकी स्टडी हो, फ्यूचर प्लान हो उनके पास कि जी ये चीज मैं कर रहा हूँ कि हो सकेगी कि नहीं हो सकेगी। अब आपको वो तो जो लिख कर दिया जाता है देखिए वही बोलना पड़ता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं वो तो बाद में मीडिया के जरिए पता चलता है। जब उसके ऊपर सवाल किया जाता है तो कोई जवाब नहीं होता, और फिर उन्हीं लोगों को आगे कर दिया जाता है जिन्होंने लिख कर दी होती है, और फिर जो उनकी मंतक होती है, उनकी जो दलीलें होती हैं वो आपके सामने हैं। वो टैक्सेस उन्होंने लगा दिए और वो कह रहे हैं कि गरीब आदमी से इस पर असर नहीं पड़ेगा, तो इस तरह की फिर नॉनसेंस होती है। वेरी सॉरी, मुझे बड़े हार्श वर्ड यूज करने पड़ते हैं, लेकिन मेरे पास इनके लिए कोई सिंपैथी नहीं है किसी भी शक्ल में। जी जहाँ तक टैक्सेस की बात है ना, देखिए टैक्सेस लगना चाहिए जी, ठीक है, बगैर टैक्सेस के मुल्क सर्वाइव नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल। टैक्सेस हो 17% हैं दुनिया में टैक्सेस,
लेकिन उस टैक्सेस के रिटर्न में आप क्या दे रहे हैं? अनफॉर्चुनेटली हमारे सोसाइटी में एक चीज़ है, हो सकता है मैं गलत हूँ जी और मेरी तजिया करने का अंदाज भी गलत हो, हमने अपनी एक सोसाइटी को फ्री खाने पे वो लगा दिया है जी माजत के साथ। नहीं बिल्कुल ऐसा ही है। ये नहीं होना चाहिए। जगह जगह जो लंगर लग गए हैं ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है। बिल्कुल ये ठीक है, नहीं, एब्सोल्युटली नॉट यहाँ इस्तेमाल होना चाहिए। या- बिल्कुल ठीक है ये बहुत जुल्म कर रहे हैं जी। कि आप बंदा पूरे दिन मेहनत है, हकदार का हक मार रहे हैं। जी पाकिस्तान में एवरी सिंगल पर्सन हैव टू पे टैक्स। मेरी लॉजिक ये बिल्कुल है, ठीक है। गरीब हैं आप, मासी हैं, आप भी टैक्स पे करो, और government सब भी कर रहे हैं, चाहिए, टैक्स पे कर रहे हैं। सबको टैक्स पे करें। आपकी क्या इनकम है, आप टैक्स के लिए करेंगे, जहाँ एवरी सिंगल पर्सन टैक्स पे करेगा मार्च नहीं तक। उसके लिए तो देखिए मैं आपकी बात से इत्तेफाक कर रहा हूँ, टैक्स हर शख्स यहाँ पर पे कर रहा है, ये सबसे बड़ी गलत फहमी है, इसको पहले दूर हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान में हर शख्स टैक्स पे करता है। इनडायरेक्ट पे कर रहे हैं। इनडायरेक्ट तो पे Yeah, कर रहा है ना, indirect ये way. तो यही आपका चल रहा है फॉर्मूला उससे नहीं यार। है ऐसा, बिल्कुल ऐसा ही है। अतीक भाई मैं यही आपसे जानना चाहूंगा कि ये जैसे कहता है टैक्स चोरी, हर शख्स टैक्स पे कर रहा है, चाय की पत्ती जो खरीदता है उसके ऊपर भी Self टैक्स tax देता है, yes. या होटल पे बैठ के जो चाय पीता है उसके ऊपर भी टैक्स दे रहा है, तो टैक्स तो सब दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम्प्टेड नहीं है। जी क्या सर, एक बात जो एक पेराया निकलता है जी। कि अंडा और मुर्गी की बात आई जी, तो जी, मुझे जी, बात मैं याद small आती है business इसी तरफ कि आ ये रहा हूं। अंडा मुर्गी वॉज लॉजिकल। जी, जी, मैं इससे एग्री बिल्कुल, करता हूँ, बिल्कुल। बकरी और गाय भैंस भी वॉज लॉजिकल। बिल्कुल logical। देखो मेरी बात सुने, एक 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 पॉपुलेशन का कॉम्पोजिशन होता है, जी, कैरेक्टरिस्टिक जी, होता है, उसकी जी। एक्सपीरियंस होती है। वी आर बेसिकली एन एग्रीकल्चरल कंट्री, व्हाई बिल्कुल डोंट ठीक वी है। अंडरस्टैंड Absolutely दैट? right। बिल्कुल ठीक हम है। इंडस्ट्रियलाइजेशन की बातें करते हैं, दूसरों को कॉपी कर रहे होते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे हमें जाना है। पाकिस्तान का जो फ्यूचर है ना वो पोल्ट्री है, जी वो फिशिंग है। फिशिंग। भाई 100 किलोमीटर की आपकी कोस्ट लाइन है, बिल्कुल आप फिशिंग को करें ना, हाँ, फिश अपॉर्चुनिटीज फूड को करें ना। आपकी एक्सपोर्ट के लिए तो सी फूड बहुत ज्यादा आपके पास है, आपको तो बहुत काफी है आपके बिल्कुल, export। billions of billion उसकी dollar की industry प्रोसेसिंग है। प्लांट्स को इनकरेज करें ना, करें। उसमें से ड्यूटीज हटाए ना, पे हटाएं। बैक्स उसके देखें कितने बिल्कुल अच्छे ठीक आते है। हैं। पोल्ट्री, डेयरी, आप देखें दुनिया की बेहतरीन गाय, बकरी, क्या क्या आप क्या कर सकते आपके हैं, डेयरी breed हो फार्म्स सकती में हो है, रहे हैं। आपने बिल्कुल है। जरा सी कोशिश की, आपके सामने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे रिजल्ट आने शुरू हो बिल्कुल। गए। तो पाकिस्तान फ्यूचर इज एग्रीकल्चर, पोल्ट्री, डेयरी एंड फिशिंग। बिल्कुल है। फिर रोते किस बात पे हम लोग, हम इन सब चीजों पे ध्यान क्यों नहीं देते? फिर बात आ जाती है एक्सेस टू फाइनेंस। गवर्नमेंट को चाहिए इन चीजों को करने के लिए छोटे ताजिर को, छोटे आदमी को, नॉन एम्प्लॉयड को फाइनेंस करे ताकि वो इन कामों पे लगे। अच्छा अतीक भाई सॉरी, मैं एक चीज और इसमें शामिल कर लेता हूँ, मेरी और आपकी तो खैर ज्यादा आप इनसे इन टच हैं, एसएमईज के हवाले से काम कर रहे हैं। वो ये कहते हैं हमें कोई ईज नहीं चाहिए, हमें सिर्फ काम करने दो, हमें कोई अपॉर्चुनिटी ना दो, कुछ ना करो, बस हमारे पीछे, खुदा का वास्ता है हमारा पीछा छोड़ दो। ये जो तुम रोजाना 10 अथॉरिटीज को हमारे पीछे लगा देते हो, Absolutely। सिर्फ हमें काम करने दो, हमें किसी किस्म की कोई ये नहीं, हम सबसे इन्हीं हालात बड़ी- में काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा हैरासमेंट है जो 10 किस्म के लोग आके डेली आपके साथ सवाल जवाब करते हैं, खाता दिखाते। भाई आप ऑडिट के नोटिस भेजते हो एफबीआर बताएं। बिजनेस कम्युनिटी को, हर वक्त आप ऑडिट के नोटिस जी। भेज। तो मैं धंधा नहीं करता, या सिर्फ मैं ऐसा करता हूँ, पूरे फाइलें उठाता हूँ एफबीआर के चला जाता हूँ काटता और रहता बस कहता हूँ मेरी ये फलाने साल की ऑडिट कर लो, अब मेरी फलानी साल की ऑडिट कर लो। मैं ऑडिट ही कराता रहूंगा, वॉचर्स ला रहा हूँ, सप्लीमेंट्स ला रहा हूँ, पेपर्स ला रहा हूँ, इसी में लगा हूँ, धंधा मैं कब करूँ? बिल्कुल ठीक है। अरे जब मैं टैक्स पे कर रहा हूँ, मैं एक रिस्पेक्टेबल सिटीजन हूँ यार, आप मेरी इज्जत करो यार, आप मेरे साथ इस तरह की बात नहीं करो। दूसरी बात यह है कि देखिए गवर्नमेंट का जो एहसास प्रोग्राम है ना वो काबिल तारीफ है, ठीक है। हमें इसको भूलना नहीं चाहिए। ठीक ये बहुत, इट्स अ वर्ल्ड क्लास प्रोग्राम और इसमें इनकी बहुत बड़ी कामयाबी है। बिल्कुल ठीक और इन्होंने काफी कॉमन मैन को रिलीफ देने की कोशिश की इस प्रोग्राम के तहत। इसको दूसरा क्या है कि आप देखो, अब यासिर पिछले दिनों 1.5 साल कोविड चला, उसने ओवर शेडो कर दिया सारी बीमारियों को। बिल्कुल ठीक है। कोविड 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 कोविड, कोविड, कोविड। हर तरफ बस कोविड। सबसे कैंसर satisfied का हो क्या गया। हो रहा है, बिल्कुल। टीबी का क्या हो रहा है, हेपेटाइटिस सबसे ज्यादा थैलेसीमिया का खतरनाक क्या है। हो रहा है, दूसरी बीमारियों का क्या हो रहा है, हेपेटाइटिस का क्या है, वो सब ओवर शेडो हो गए। क्या हो रहा है कि अब हमारे सामने जो हेल्थ पे काम करते हैं उनको पता है ये इरप्ट होकर आ रही हैं ये बीमारियां सामने, लोग मर रहे हैं इन बीमारी से क्योंकि इनको इलाज नहीं मिला। हम सिर्फ कोविड का इलाज करते रहे। बिल्कुल ठीक है। तो ओवर शेडो नहीं करना चाहिए बीमारियों को। हेल्थ कार्ड एक बहुत बड़ी स्कीम है गवर्नमेंट की, जी इसको जितना हो इनकरेज करें। हर आदमी का इलाज, अच्छा इलाज उसका हक है, बिल्कुल ठीक है। हर सिटीजन का हक है। गरीब आदमी इलाज नहीं करा सकता, आपके पास फैसिलिटीज नहीं है। जी। आपको हार्ट अटैक आ जाए, आप जाकर के अपना चेकअप नहीं करा सकते, सही। क्योंकि आप जब कैथ रूम में जाते हैं वो आपकी एंजियोग्राफी करता है तो वो आपको सजेस्ट करता है कि अब आपको एंजियोप्लास्टी करनी है, बिल्कुल ठीक या आपका बाईपास करना है, या आपकी ओपन हार्ट सर्जरी, उस सब के लिए पैसे चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अगले के पास पैसे नहीं है,
आगे के इलेक्ट्रिक का बिल उसने पड़ोसी से लोन लेकर दिया हुआ, तो वो ये इसका इलाज कैसे कर। ये सारी चीजें बड़ी अलमिया हैं। इसका इन तमाम चीज, मैं तो एक मिसाल दी, करोड़ों मिसाल है दूसरी बीमारियों की मिसाल, लेकिन अल्लाह माफ करे तो हेल्थ कार्ड इंसान के पास हो, वो उस हेल्थ कार्ड को जेन्युइनली अगर वो उसका काम हो रहा है, उसको एक्सेप्ट किया जा रहा है हॉस्पिटल्स में, तो अगला फौरन अपना इलाज करा सकते हैं। ठीक है, तो हेल्थ कार्ड इज अ मैग्निफिसेंट स्टेप। खुदा करे ये बगैर करप्शन के सामने आ जाए, खुदा करे बगैर करप्शन की ये हेल्थ कार्ड चल जाए, खुदा करे पूरे मुल्क को, उसके हर आदमी को हेल्थ फैसिलिटीज मिल जाए, वो इलाज करा सके और वो जिंदा रह सके। लेकिन ये अभी जैसे इमरान अली जुबैरी ने तस्करा किया ना, इसको भी इसमें शामिल कर लीजिए कि ये आपने लंगर खानों पे, मुसाफिर खानों पे, फलाना खानों पर इधर उधर आपने डाल दिया। अब ये जो आपका इतनी बड़ी तादाद है, बच्चे आपके जो ग्रेजुएट और मास्टर्स करके जा रहे हैं, पन कबाब सेक रहे हैं वो, या फिर मोटरसाइकिलें चला रहे हैं वो, लोगों के घरों पर खाना डिलीवर कर रहे हैं, या अगले दिन मैंने वो गाड़ी मंगवाई इंटरनेट के जरिए, उसमें आया वो बच्चा, वो मुझे हैरान रह गया मैं कि वो मास्टर्स, डबल मास्टर्स किया हुआ, वो टैक्सी चलाने के ऊपर मजबूर है। अब आप बताइए क्या किया जाए फिर। देखिए, जब कुछ करने को ना हो और इकोनॉमिक इतना डिके हो, इकोनॉमिक कंडीशंस का इतना डिके हो, तो अगर उस पर वो कुछ कर ले रहा है और उसको अपॉर्चुनिटीज नहीं है, ऑफ कोर्स ये अपॉर्चुनिटीज की बात है। एक आदमी कुछ करके निकलता है, पढ़ के, उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि जाओ भाई तुम्हारे पास 3 चॉइसेस है, इसमें से एक पे किसी पे जाओ, क्वालिफाई करते हो मेरिट पे तो तुमको ये जॉब मिलती है। लेकिन ऐसी अपॉर्चुनिटीज है नहीं अभी हमारे पास। जब नहीं है तो कुछ ना करने से बेहतर है कुछ कर लिया कुछ ना करने से बेहतर है कुछ करना चाहिए। यासिर, मैं इस बात पे बिलीव करता हूं कि रिस्क के हलाल कमाने के लिए कुछ कोई कोई यार नहीं है, कोई बात मैं नहीं है। बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं, हमने यही काम। यार यासिर, आपको मैं क्या मिसाल दूं, नहीं देता। जब हम लोग माइग्रेट करके इधर आए अपने ईस्ट पाकिस्तान से, आपका भी दोस्त है, मेरे भी दोस्त, हम लोग रेलवे वैगन्स पे, हम लोग ट्रक्स पे लोड किया करते थे माल। हमने अपने कैरियर को ऐसे स्टार्ट किया यहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान के खित्ते में आ गए। वी केम हियर ओनली बिकॉज ऑफ पाकिस्तान, वी लॉस्ट एवरीथिंग बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान नाम के लिए हमने सब कुछ छोड़ा। जब छोड़ा यहाँ आए तो हमने किसी से सपोर्ट नहीं ली, बिकॉज हमारे पेरेंट्स कहते हैं सपोर्ट नहीं लेना, एक दिन अपने पैरों पर जरूर खड़े हो जाओ। ये अंदर की बातें। तो हम लोग तो ट्रक भी लोड करते थे, हम लोग तो ट्रेन के कार्गोज भी लोड करते थे। आज आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह कुछ करने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन करो, भीख नहीं मांगो, किसी से एक्सपेक्ट नहीं करो। नहीं अतीक भाई, ये बात सही है ना, लेकिन पता है सबसे ज्यादा तकलीफ इस वक्त होती है कि जब ये पढ़े लिखे बच्चे, जब ये हमारे कैब चला रहे होते हैं ना, और किसी 20वें ग्रेड के ऑफिसर के साथ अपॉर्चुनिटीज नहीं है ना, हमारे मीटिंग कर आए ना अतीक भाई, अंग्रेजी तो क्या उर्दू का दो जुमले नहीं लिख सकते। आप हैरान होते हैं कि इतने बड़े बड़े ऑफिसेस के अंदर ऐसे लोग बैठे हैं। ये है तकलीफ दे बात, उससे कोई वो नहीं है। अच्छा, ब्रेक के लिए कहा जा रहा है मुझे। अतीक भाई, आपको हम जो है वो बड़ा शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि आपको यकीनन आपकी मसरूफियात और भी हैं, तो इजाजत आपको जो है हम चाहेंगे इंशाल्लाह फिर आपको जरूर जहमत देंगे। इमरान साहब अभी यहाँ हैं मौजूद, उनसे हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, और भी हमारे मेहमान लाइन पे हमारे साथ मौजूद होंगे, मुख्तलिफ मामलात पर गुफ्तगू हो रही है। एक ब्रेक की तरफ जाना है, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सिलसिला जारी रखेंगे। आप देखते रहें गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी, और जिस तरह की बात अब तक हुई है मीशत के हवाले से, और ख़ास तौर पे जो सियासी माहौल है इसके हवाले से, आपके सामने बात करना इसलिए ज़रूरी है ताकि मामलात को समझा जा सके। मैं बार बार ये बात दोहरा रहा हूँ कि वो बड़ी तल्ख बातें हैं जिनके ऊपर अगर बात ना हुई, अगर आवाम तक ये बात ना पहुँचाई गई, तो ये जो तबाही है ये इससे ज़्यादा भी हो सकती है। जिस तरह की मैं बार बार ये बात दोहरा रहा हूँ कि जिस तरह की बातें कर रहे हैं हुकूमती नुमाइंदे, ख़ास तौर पर लोग ये भी कहते हैं प्रोग्राम में शामिल करें और इनसे बात करें, आप यकीन करें कि इंतहाई वक्त का ज़िया मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों को प्रोग्राम में बुलाकर उनके साथ बात की जाए जिनको मामलात की समझ नहीं है। आए दिन आप टीवी प्रोग्राम्स में देखते हैं कि ये जब शिरकत करते हैं तो जिस किस्म की बातें कर रहे होते हैं, जिस तरह का इनका लहजा होता है, जिस तरह इनका रवैया होता है, कि इनसे बात करना इंतहाई जो है वो फजूल काम लगता है और वक्त का ज़िया मालूम होता है। और पहले तो ये कि बड़ी मुश्किल से तैयार होते हैं, बड़ी इनकी मिन्नतें और तरले करने पड़ते हैं कि ये आएँ प्रोग्राम में किसी, और ये जब आ जाते हैं तो फिर जिस तरह की बातें होती हैं, अभी एंकर से सवाल पूछने पर जो है सीख पाए कि इनसे सवाल क्यों पूछा जा रहा है। जब भी कोई इनसे कोई माकूल सवाल पूछा जाएगा वो इसी तरह के जवाबात देंगे कि आपको पता नहीं है, आपको नॉलेज नहीं है, आप फलाना उसके लिए काम करते हैं और ना जाने क्या क्या। लेकिन अब ये इस वक्त सूरत हाल है। बहरहाल जी, जो इस वक्त सूरत हाल है, मौशी सूरत हाल, इस हवाले से गुफ्तगू हो रही है।
कुछ देर पहले अतीकुर रहमान साहब यहाँ पे तशरीफ फरमा थे हमारे साथ, और इमरान अली ज़ुबैरी साहब यहाँ पर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। टेलीफोन लाइन पर एक हमारे बड़े ख़ास मेहमान हैं, मोअज़्ज़िज़ मेहमान, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। मोअज़्ज़िज़ मेहमान शाहिद हसन सिद्दीकी हैं, जाना पहचाना नाम है, मईशत के हवाले से उन लोगों में शामिल हैं जो बड़ी खुलकर बात करते हैं और जो मसाइल है उनकी तरफ जो है वो निशानदेही करते हैं। तो शाहिद हसन सिद्दीकी साहब माहिर माशियात हैं, हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उन्हें मैं खुश आमदीद कहूँगा। शाहिद साहब बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जनाब अली, शाहिद साहब, ये नए साल का आगाज़ हो गया। गुज़िश्ता साल जो कुछ होता रहा, बड़ी कोशिशें काविशें की गई हैं गुर्बत को ख़त्म करने के लिए, तो पता नहीं हुई या नहीं हुई, लेकिन गरीब को उन्होंने बड़ी कामयाबी के साथ ख़त्म कर दिया। और अब सूरत हाल ये है कि जिन चीज़ों का दिफा किया जाता है, मतलब मिसाल के तौर पर कि जो वजारत ख़जाना का कलमदान जिनके पास है वो ये फरमा रहे हैं कि नए टैक्स लगाने से गरीब के ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा, और इस तरह की न जाने कितनी बातें रोज़ाना की बुनियाद पर की जाती हैं। आप क्या समझते हैं मामला हल हो सकेंगे? क्योंकि जिस तरह का गैर संजीदा रवैया और गैर संजीदा लोग इस वक्त हैं, क्या वो मसाइल को हल कर सकेंगे? और साथ में ये भी निशानदेही फरमाइएगा, क्या ये मसाइल इतने मुश्किल हैं? पाकिस्तान में रहने वाला एक आम आदमी ये समझता है कि शायद इन मसाइल को हल करने के लिए आसमान से किसी को भेजा जाएगा, तब जाकर ये मसाइल हल होंगे। फरमाइए, आपकी क्या राय है इस हवाले से? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, बुनियादी तौर पर ये जो हुकूमत है जी, इनका पॉलिसी ये है कि जो पाकिस्तान की अशराफिया है, जिसको आप माफिया भी कह सकते हैं, कार्टल्स भी कह सकते हैं, जी, उनको खुश रखें, उनके मुफादात में फैसले करें, उनके दबाव पर फैसले करें और उसका बोझ 22 करोड़ अवाम और मईशत पर डाल दें। ये इनका बुनियादी नुक्ता है। समझ में आ गई बात। जो इंतखाबी वायदे उन्होंने किए थे उनसे तकरीबन 100% इनहराफ किया है। यानी एक तो ये होता है कि आप अमल नहीं कर रहे, एक ये होता है उसका उल्टा कर रहे हैं। यानी उल्टा यही है कि जो है अशराफिया को नवाजा जाए, चाहे उसके लिए कानून तोड़ना पड़े या नया कानून बनाना पड़े, उसमें कोई शर्म नहीं होती। और अवाम को बोझ डालने के लिए अगर कानून तोड़ना पड़े तो उसके लिए भी तैयार हैं, और नई कानून साजी करनी पड़े उसके लिए भी तैयार है। अभी आपने देखिए, सबसे बड़ा मसला इस वक्त महंगाई का है, अवाम कुचले गए हैं। इसी जनवरी 2021 में, मैं बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा, जनवरी 2021 में पाकिस्तान में जो महंगाई की शरह थी वो 5.7% बिल्कुल थी, और दिसंबर में हो गई 12.3%, यानी दुगने से ज्यादा। और खित्ते में सबसे ज्यादा महंगाई पाकिस्तान में है, और हमारा जो मईशत का शरह नमू ग्रोथ रेट है वो खित्ते के मुल्कों के मुकाबले में कम है। ठीक है। ये बात करते हैं कि जी हमारे खित्ते में महंगाई जो है वो कम है, ये बिल्कुल गलत बात है। भारत में अक्टूबर में थी 4.5%, हमारी थी 9%। अब आप वजीर खजाना की बात आपने कही है, तो ये तो वही साहब हैं, अगर आपको याद हो कि बताने से 2 हफ्ते पहले उन्होंने एक चैनल पर ये कहा था कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। उनके अल्फाज है, रिकॉर्ड पे मौजूद है जी, और उसको ठीक करने में 4-5 साल लगेंगे। अब 2 हफ्ते के बाद उनको मुलाजमत मिल गई तो उन्होंने ये कहा कि जी तहरीक इंसाफ ने तो मईशत ठीक कर दी थी, कोरोना की वजह से थोड़ी मुश्किलात। तो ये तो वो लोग हैं जो कि मतलब ये कि सियासी बयानात देते हैं। और एक बड़ा मसला ये है कि अगर जब भी आप वजारत खजाना में आप लाते हैं नॉन इलेक्टेड आदमी, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता कि वो न उसको पार्टी से मुफादात से कोई दिलचस्पी अपनी, न मुल्क से, वो तो अनइलेक्टेड है, उसकी कोई बैकिंग नहीं है, तो वो हुकूमत की खुशनुदी, ताकतवर तबकों की खुशनुदी हासिल कर रहा है। अब जब महंगाई 12.3 हो गई थी, उसी वक्त हुकूमत ने अवाम को एक तोहफा दे दिया ज़िमनी बजट का, और उसमें फिर अवाम के ऊपर जो है ना वो बोझ डाला गया। बिल्कुल ठीक है। अब अगर आप इजाजत दें तो थोड़ा सा मैं जरूर निशानदेही कीजिए। जरूर। मईशत की जो हमारी शरह नमू है इस हुकूमत के दौर में 4 साल में उसका औसत बनता है 2.6%, जबकि इनको विरसे में मिली थी 5.5% की शरह नमू, यानी आधी रह गई। बिल्कुल ऐसा ही है। अफरात ज़र जो इनको विरसे में मिला था वो 4.5% था। शायद साहब, कतई कलामी की माजरत, एक जुमला और इसमें शामिल करना चाहूंगा कि इसका भी जवाब आप दे दीजिए कि मैंने अगले दिन देखा टीवी के ऊपर, एक हमारे यहाँ असल में एक जुमा बाजार है अरस्तुओं का और बुकरातों और सुकरातों का, वो ये फरमा रहे थे कि जो माजी में जो जीडीपी थी वो सस्टेनेबल नहीं थी, ये वाली जीडीपी जो है वो सस्टेनेबल है। ये जरा इसकी वजाहत फरमा दें, तशरीह फरमा दें कि ये क्या चीज है। नहीं, देखिए ना, सस्टेनेबल का तो ऐसा है कि 2017 में थी ये 5.2%, जी, और 18 में थी ये 5.5%,
तो ये तो दो सस्टेन तो कर रही थी 2 साल जी जी, मैं वही आपसे अर्ज कर रहा अच्छा, दूसरा ये था कि ये साहब जो लोग भी बात की करते हैं हूँ जी। उनको ये समझना चाहिए कि क्या ऐसी बात कभी स्टेट बैंक ने भी कही है या बताइए। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो इकोनॉमिक सर्वे जी, उसमें अगर ये नहीं कहा, उन्होंने कभी भी नहीं कहा। बिल्कुल मैं ठीक है, आपको कभी भी नहीं कहा। यानी तहरीक इंसाफ की हुकूमत के इख्तियार में आने के बाद जी। स्टेट बैंक ने जो रिपोर्टें शाये की हैं, वजारत खजाना ने जो शाये की हैं तहरीक इंसाफ के दौर में, उन्होंने भी ये बात नहीं की, कभी भी नहीं इस तरह के हाँ तो इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बातें जो है ना, ये एक मुनाफत है। कुछ लोग जो उनके अपने अलग मसले हैं, मगर हमारा मसला तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की आवाम है, जौहरी ताकत पाकिस्तान है, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, हम तो उसके लिए सोचते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जब 2018 में आप ये कह रहे थे कि पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब है, इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता। माजी में कभी भी पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब नहीं रहा और न आज है। बिल्कुल ठीक है, कभी भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। ताकतवर मुल्क है, कोई खेल तमाशा तो नहीं है। बिल्कुल और दुनिया के कुछ ममालिक हैं जिसमें चाइना भी शामिल है, उसने हमें एश्योरेंस दिया है कि आपको जब भी कोई मुश्किलात होगी हम आपकी मदद के लिए डॉलर आपके अकाउंट में रख देंगे। बिल्कुल ठीक है। IMF भी कर्जा दे रहे हैं, तो फिर दिवालिया होने की बात जो है ना, ये मुल्क के मफाद के खिलाफ है और ये लोग अपने जाती मफाद में करते हैं, ये काबिल नफरत है। बिल्कुल ठीक है। अब ये जो हमारा बैरूनी जो सरमायाकारी आती है, वो जो सरमायाकारी 2018 में आई थी, 2019 में उससे कमाई, 2020 में उससे कमाई, 2021 में उससे कमाई और 2022 में उससे कमाई। तो अगर उस वक्त बैरूनी सरमायाकारी आ रही थी, आज नहीं आ रही, इसका मतलब ये है कि दुनिया को इस हुकूमत पर एतमाद नहीं है। सर वो तो शाहिद साहब, अब बात ये है कि बैरूनी सरमायाकारी से ज्यादा जो उनका इंटरेस्ट है वो बैरूनी सरमाए में है, जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी भेज रहे हैं उसको अचीवमेंट समझ के रोजाना टीवी के ऊपर इश्तिहार है और उसके ऊपर लुडियां जो है वो डाली जा रही हैं। ये भी तो जरा फरमाइए कि ये क्या हुकूमत की कामयाबी में इसको तस्वर करूं कि अगर गैर मुल्की पाकिस्तान में पैसा भेज रहे हैं तो ये हुकूमत की बड़ी कामयाबी है। एक वजीर फरमा रहे थे कि हमने लोगों को यहां से बाहर भेजा है जो कमाकर पाकिस्तान में पैसे भेज रहे हैं। अब बताइए इसका क्या जवाब है? देखिए, बड़ा अहम नुक्ता आपने उठाया है जी। मैं आपसे ये अर्ज कर दूं कि स्टेट बैंक की आप रिपोर्ट निकालें जी, तो वो ये कहते हैं कि ये कारकुनों की तफसीलात हैं, लेबर्स की तफसीलात हैं। स्टेट बैंक कह रहा है जी, लेबर्स की। तो उनको ये शर्म नहीं है कि लेबर जो है वो क्या इतनी बड़ी बड़ी $86 बिलियन इस हुकूमत के दौर में आ गए जी। तो क्या ये आपको इनके ख्याल से, स्टेट बैंक के ख्याल से, ये मजदूरों ने भेजे? बताइए। कारकुनों की जो तफसीलात हैं वो इसमें $86 बिलियन में से ज्यादा बहुत खूब, बिल्कुल आपने सही निशानदेही की, ऐसा ही है। ये तमाशा क्या हो रहा है, बड़ा अहम नुक्ता आपने उठाया है। बहुत अहम हो ये रहा है कि पाकिस्तान में जो लोग कौमी दौलत लूटते हैं, टैक्स चोरी करते हैं, वो हुंडी के जरिए उस पैसे को बाहर भेज देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद वो रेमिटेंस की शक्ल में पाकिस्तान आ जाता है, जिससे के टैक्सों के कई 100 अरब रुपए का नुकसान होता है। हुकूमत ने कानून बनाया है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 111(4), उसमें ये होता है कि स्टेट बैंक के अलावा कोई उनसे ये नहीं पूछ सकता कि अबू धाबी के एक ड्राइवर ने आपको $2 लाख कैसे भेज दिए। बिल्कुल ठीक है, ये कानून बन गया। ISI भी नहीं पूछ सकता, FIA भी नहीं पूछ सकता। जी। तो ये जो पैसा पाकिस्तान में आता है, इससे कई 100 अरब का तो हमें टैक्सों का नुकसान होता है सालाना। दूसरी ये होता है कि ये पैसा वापस चला जाता है, डॉलर यहाँ रुकते नहीं है। जी। तो अब इसका सबूत भी ये है कि अभी सुप्रीम कोर्ट में ये बताया गया था कि एक साल में पाकिस्तान में $20 अरब की तफसीलात आई। ये हुंडी के जरिए गया था, वो वापस आया। उसी साल लोगों ने जो चोरी का पैसा था, जायज पैसा था, नाजायज पैसा था, उससे मार्केट से डॉलर खरीदे, उसको बैरून करेंसी अकाउंट जो पाकिस्तान में जमा कराए और वो पाकिस्तान से बाहर चला गया, वो है $15 अरब। बिल्कुल ठीक है। जो $5 अरब जो कारकुनों के थे, जो हमारे असाते हैं, जो हमारे लिए पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, वो पैसा आ रहा है $5 अरब सालाना, आप कह सकते हैं। बाकी तो ये आता है, चोरी वाइट होता है, वापस चला जाता है। ये स्कैंडल है। और उसका नुकसान क्या हो रहा है मैं आपको बता दूं। उसका नुकसान ये हो रहा है कि आपका तिजारती खसारा हमारा आसमान पे चला जाता है, उसको ये कम करके करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं जी, कम हो गया। कम जो $86 अरब का अगर आप जो है रेमिटेंसेज आई तो करंट अकाउंट डेफिसिट तो कम हो जाएगा। मगर असल खतरा तो आपका तिजारती खसारा है सर, उसके बारे में तो बात ही नहीं करते। खौफनाक है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसमें इसकी फिगर में आपको अगर इजाजत दें तो मैं आपको बता दूं। जरूर। जब ये मुल्क को दिवालिया कह रहे थे, उस वक्त 2018 में हमारा जो तिजारती खसारा था वो थी $37.5 बिलियन, $37.5 अरब का। इस साल 6 महीने में $25 अरब हो चुका है। ये हुकूमत की रिपोर्ट है। यानी अगर सालाना कर लें तो ये $50 अरब बनता है, थोड़ा कम ही कर देंगे।
तो अगर 2018 में तिजारती खसारे को आप दिवालिया कह रहे थे कि तो आज तो उससे कहीं ज्यादा है, तो अब क्या है? बिल्कुल ऐसे ही अब तक सूरत हाल है, यही आपने बिल्कुल ठीक निशानदेही की। अच्छा साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो मरकजी बैंक आपका है, सेंट्रल बैंक कह लीजिए इसको, इसका बड़ा एक आम किरदार है, क्योंकि आप एक खुद बैंकर रहे हैं, आप मामलात को समझते हैं। अभी जिस तरह की जिस नौयत की कानून साजी हुई है, अब इसके ऊपर तो एक तवील बहस हो सकती है कि आया इसको एक इंडिजिनस बॉडी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, हुकूमत को इसके ऊपर चेक रखना चाहिए। ये जरा मामलात अवाम के लिए बड़े पेचीदा होते जा रहे हैं, लेकिन हम ये समझ पाए हैं कि अगर इसको जिस तरह से चलाने की कोशिश की जा रही है, अगर चलाया जाएगा तो आपके मुल्क का जितना मॉनेटरी सिस्टम है वो दरम भरम होकर रह जाएगा। पाकिस्तान के हालात के तनाजुर में ये बात कही जा सकती है। आप क्या इसके ऊपर राय रखते हैं? मैं चाहता हूं इस पे थोड़ी सी गुफ्तगू की जाए। देखिए, मैं आपसे 100% मुत्तफिक हूँ जी। पहली बात, हम ये शहर कायद में बैठ के ये बात कर रहे हैं। जी जी। कायद आजम ने 1 जुलाई 1948 बिल्कुल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह किया था। बिल्कुल। और वहाँ एक तकरीर फरमाई थी जो तहरीरी शक्ल में मौजूद है। जी। उसके अल्फाज ये हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हमारी मालियाती खुद मुख्तारी की अलामत होगा, सिंबल होगा। बिल्कुल ठीक है, सिंबल होगा। अल्फाज है। यही स्टेट बैंक के एक गवर्नर ने जो 6 साल तक गवर्नर रहे, जी, अब से 15 साल पहले ये कहा था कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक खुद मुख्तार इदारा है जहां तक हुकूमत पाकिस्तान का ताल्लुक है जी। और जब IMF आता है तो हमारी खुद मुख्तारी खत्म हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी स्टेट बैंक को हमने खुद मुख्तारी दी हुई है। अब वो उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, वो एक अलग बात है। बिल्कुल ठीक। लेकिन अगर आप उसको मजीद खुद मुख्तारी देते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप ईस्ट इंडिया कंपनी का दौर एक नई शक्ल में वापस लाने की तैयारी कर रहे हैं। और स्टेट बैंक का गवर्नर जो है वो एक मालियाती वायसराय होगा, वो वायसराय जो ईस्ट इंडिया कंपनी में हमारे ऊपर हुकूमत किया करते थे। जी। और ये जो गवर्नर साहब हैं, इनको तो हम IMF से इस्तीफा दे के यहाँ आए थे और एक डिप्टी गवर्नर भी वो अपना साथ यहाँ ले आए। और उन्होंने जो पाकिस्तान में जो फैसले किए हैं वो ऐसे हैं कि उनको मैं कटहरे में खड़ा करके अगर उनको इल्जामात लगाए जाएं जो हम कहते रहे हैं तो उनसे तो हमें इस्तीफा लेके उनका एहतसाब होना चाहिए था। उन्होंने पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। पहला खेल उन्होंने ये किया कि मार्च से जून 2020 तक शरह सूद जो थी डिस्काउंट रेट उसको 13.25 से 7% किया। बिल्कुल ठीक है। और ये कहा कि ये दुनिया में सबसे ज्यादा कमी हमने कर दी है। तो सवाल ये कि आपने दुनिया में सबसे ज्यादा कमी क्योंकि क्या यहाँ सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था कोरोना, वो तो भारत में हुआ था नुकसान, तो कम हुआ था। तो आपने कमी इन्होंने इसलिए की कि इन्होंने 20 महीने तक IMF का प्रोग्राम मुअत्तल कर दिया। 20 महीने तक। और IMF ये कहता है कि आप शरह सूद कम नहीं कर सकते, आपकी महंगाई ज्यादा है, ये कम करना चाह रहे थे। तो इन्होंने क्या काम किया कि IMF का प्रोग्राम 20 महीने तक मुलतवी रखा और उसके बाद शरह सूद सस्ती कर दी और कर्जे दिए। तो फिर इन्होंने बाद में तस्लीम किया कि जो हमने सस्ते कर्जे दिए उससे लोगों ने गाड़ियां इंपोर्टेड खरीदी, बेतहाशा इंपोर्ट्स की, उससे मईशत को नुकसान हुआ। तो अब जो ये तिजारती खसारा हमारा बढ़ा है जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा हो गया, तो वो तो ये मुअत्तल करना IMF के प्रोग्राम को ये नाकाबिले गुनाह माफी है। और यही काम शौकत तरीन ने किया कि जब ये अप्रैल में इन्होंने चार्ज लिया तो जून में जुलाई में इनको मामला तय कर लेने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने भी उसको 6 महीने डिले किया ताकि सस्ते कर्जे देके माफिया को फायदा पहुंचाएं। इस दौरान में जो तबाही बर्बादी आई उसमें यह भी है कि रुपया 26 रुपए मई से अब तक गिरा है। ये 26 रुपए जो गिरा तो जो 65 अरब डॉलर की यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं उसका क्या हाल हुआ, पेट्रोलियम का क्या हाल हुआ, महंगाई का क्या हाल हुआ। तो ये जो शौकत तरीन ने और स्टेट बैंक के गवर्नर ने मुअत्तल करके IMF के प्रोग्राम को रख के सस्ती शरह सूद पे जो कर्जे दिए थे उसकी तबाही बर्बादी पाकिस्तान में आने वाले वर्षों में आएगी। और अब आपने देखा कि IMF के साथ मामला तय हुए तो फौरन हमने डिस्काउंट रेट बढ़ाना शुरू कर दिया। तो ये तो खेल स्कैंडल था। तो मैं चाहता हूँ कि स्टेट बैंक का एक तो ये सवाल ये है कि जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनका इम्तहान है इस वक्त। अगर उन्होंने इसके हक में वोट दिया, मैं बात कर रहा हूँ तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियन और उनके इत्तेहादी, तो ये पाकिस्तान के मुफादात के खिलाफ होगा। इस वक्त स्टेट बैंक को हमें उनकी अकाउंटेबल एहतसाब करने की जरूरत है कि आपने 20 महीने मुअत्तल करके अशराफिया को, माफिया को फायदा पहुंचा के पाकिस्तान को जो नुकसान पहुंचाया है उसकी एक झलक मैं आपको बता दूं कि हम 2075 तक
जी। और अगर हुकूमत चाहती है बहस करना, आपके चैनल पर आ जाए, मेरे साथ बहस करना। सर नहीं आते। 2075 तक हमारी नहीं, अगर आप चैलेंज के थ्रो कर रहे हैं ना आपके कि 2075 आप समझते हैं इन बातों का जवाब है उनके पास? नहीं, देखिए जवाब नहीं, वो तो अगर वो तो लीपा पोती की मईशत कर रहे हैं, वो तो लीपा पोती की मईशत कर रहे हैं, बैसाखी की मईशत कर रहे हैं, अशराफिया की मईशत कर रहे हैं, झूठ की मईशत कर रहे हैं। अब मैं ये बता रहा हूँ कि 2075 तक पाकिस्तान में खुदा न खास्ता फी का आमदनी OECD ममालिक से जो है वो कम रहेगी अब। जी, जी। और हमारा हर बच्चा स्कूल नहीं जा रहा होगा उस वक्त तक, जो कि कानून की रिक्वायरमेंट है 25 अलिफ। मगर एक और गुना बहुत बड़ा हो रहा है, और वो अब हमारी जिम्मेदारी होगी हमारे मेंबरान पार्लियामेंट की कि अब ये कौमी सलामती पॉलिसी मंजूर हुई है, आपको पता है कौमी सलामती। उसमें नुक्ता ये है कि मुल्क की सलामती को यकीनी बनाने के लिए सिर्फ फौजी ताकत काफी नहीं है, मईशत भी मजबूत होनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और मईशत मजबूत का एक बुनियादी नुक्ता जो दुनिया भर में है वो सोवियत यूनियन टूटने के बाद वो ये है कि आवाम को ताकतवर बनाएं, आवाम की हालत बेहतर बनाएं। वो हमने भी अब ये कौमी सलामती पॉलिसी मंजूर की है। तो आवाम को मजबूत बनाने का मतलब ये है कि महंगाई कम हो, बेरोजगारी कम हो, मईशत की शरह-नमू तेज हो, हर बच्चा स्कूल जा रहा हो, लाजमी तालीम दें, सेहत का इलाज मुआवजा हो रहा हो, वो अपने बच्चों को मुनासिब गुज़ा दे सके, साफ पानी दे सके। ये सारी बुनियादी चीजें हैं जो कौमी सलामती में शामिल है। बिल्कुल ऐसा ही। एक तरफ वो हम ये मंजूर करते हैं और उसी दिन ज़िमनी बजट ले आते हैं जिसमें आवाम के ऊपर बोझ डाला जाता है। बिल्कुल, सबसे बड़ा तज़ाद बजट है। तो ये ज़िमनी बजट जो है ये कौमी सलामती पॉलिसी की जिद है, उसके अपोजिट है। तो अब ये अगर मेंबरान पार्लियामेंट का ज़मीर का ये इम्तहान है तो वो इस बात पर गौर करते हैं कि मुल्क की सलामती को खतरे में डाल रहे हैं, उसी दिन पॉलिसी बनाते हैं कौमी सलामती की और उसी दिन वायलेशन उसकी हो जाती है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। वो चीजें हैं जिस पर कि आप कौम को एजुकेट करें, कौम को बताएं कि आपके साथ क्या हो रहा है, इस मुल्क के साथ क्या हो रहा है। आवाम को जो है ना वो अब तैयार करना होगा, हुकूमत को समझाना तो बेकार है। बेकार है, बिल्कुल आपने शायद साहब बिल्कुल ठीक निशानदेही की। और यकीनन आवाम जो ये देख रहे हैं प्रोग्राम, उनको ये बात अब समझ में आ रही है, बल्कि काफ़ी हद तक ये बात समझ में आ चुकी है कि जो सूरत हाल है ये क्यों इस तरफ ले जाई जा रही है और इसके ज़िम्मेदार लोग कौन हैं। और अगर अब भी इस वक्त अगर वो बेदार ना हुए और अगर इन मामलात के ऊपर अगर उन्होंने अगर इसके ऊपर अमलन कुछ नहीं किया तो ये नुकसानात तो पहले ही हो चुके हैं, इसमें बहुत बेपना इजाफा हो जाएगा। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, माहिर तज्जियाकार, और बात कर रहे थे मौशी मामलात के हवाले से। बड़ी खुलकर आपने गुफ्तगू की है और ख़ास तौर पर उन चंद अवामिल की निशानदही की है जिनकी वजह से मामलात में बिगाड़ पैदा हो रहा है। बार बार इस बात को दोहराया जा रहा है, सुबह से लेकर अब तक ये बात हो रही है कि जनाब अगर इसके ऊपर संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया गया और अगर मामलात को नहीं समझने की कोशिश की गई तो नुकसान इसी तरह होंगे। जी ज़ुबैरी साहब, गुफ्तगू आपने सुनी, बड़ी तफसील से उन्होंने गुफ्तगू की है माशी मामलात के हवाले से। मैं चाहूँगा इसके ऊपर मज़ीद थोड़ी सी बात कर लें। आखिरी चंद हमारे पास लम्हात हैं, आप क्या समझते हैं, आपकी क्या राय है कि जैसे भी उन्होंने कहा कि कानून साजी एक बड़ी अहम चीज़ है और अगर इस तरह मामलात को अगर इसी तरह की बयानात के ज़रिए अगर हल करने की कोशिश की गई या उसका दिफा किया गया तो फिर और मजीद कितने नुकसान हो सकते हैं। मैं चाहूँगा इस पर थोड़ी सी और बात हो जाए। जी, जितने नुकसान होने थे वो तो हो गए, डैमेज इज डन ऑलरेडी। यस, अब ये सोचना चाहिए जो डैमेजेस हैं उसको सही किस तरह किया जाएगा। सबसे बड़ा सवाल ये है। अभी जो अब आप जो मिनी बजट लेके आए जी, जो मैं सोचता हूँ कि आपका ये बहुत बड़ा फेलियर है। मिनी बजट नहीं आना चाहिए। आपकी प्लानिंग इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप एक ही दफ़ा बजट लेके आए, जब आपका बजट अनाउंस हो जाता है तो उसके बाद जो इन्वेस्टर हैं बाहर वो प्लान करेंगे पाकिस्तान इन्वेस्ट करने का। ठीक है, जब आप मिनी बजट बीच में लेके आते हैं ना तो फिर मैं बात अपनी रिपीट करूँगा जो प्रोग्राम में शुरू में था, आपका डेटा फेलियर है, आपकी गवर्नमेंट फेल है। अब जैसे शायद साहब ने बोला कि और अपने अतीक भाई ने भी कहा था कि बेसिक जो नीड है आवाम की वो मिलनी चाहिए। जब 70% टैक्स अब आप लेंगे तो ऐसा नहीं है वेव कर देंगे कि जो कश्ती इस भंवर में फंस चुकी है हैव टू, बिल्कुल ठीक है। अब तो ये सवाल करना कि जी अब मिनी बजट को बंद कर देना नामुमकिन 100%। जो 12 तारीख को IMF का इजलास होने वाला है, आपके इल्म में होगा। आप टैक्स लें, 70% ले लें। अवाम ने पहले भी इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी थी, मिडिल क्लास और लोअर तबके वो हर रोजाना दे रहे हैं कि जिस पे कुर्बानी ना दी हो। 74 साल हो चुके हैं, रोजाना की बुनियाद पर कुर्बानी ही दी है उन्होंने हर तरह की। ये जो एलिट क्लास के लोग हैं इनके तो सब बाहर ही बैठे हुए ना, तो कुर्बानी इस मुल्क के लिए सिर्फ मिडिल और लोअर क्लास। बिल्कुल ऐसा ही।
ये टैक्स भी पे करेंगे, लेकिन इसके रिटर्न में आप उनको देंगे क्या? देंगे क्या, ये बड़ा बुनियादी सवाल हेल्थ आपकी गरीब है। आदमी बुरी जो तरह एक्सपोज हो गई है Yes. कोरोना के अंदर खास तौर पे। आपको मैं एक वाकया बताता हूँ छोटा सा, कि एक स्टोर पे एक लड़की खड़ी होती है, जब बी जो होती हैं ब्रांड एम्बेसडर जो होती हैं, तो उसको जो है पेन हुआ पेट में, तो डॉक्टर ने बोला कि जी ये तो हर्निया का है, जी जी। तो अब उस जगह पर पैसा नहीं था। बिलीव कीजिए डॉक्टर ने ऑपरेट करने से मना कर दिया। शी वाज डाई इन द हॉस्पिटल। ओए, ओए। ये गरीब की हाल है बिल्कुल ठीक कि है। गरीब के पास इतना पैसा नहीं है कि वो जानता है कि इससे मेरी बिल्कुल मौत ठीक है। वाकई हो जाएगी, लेकिन ट्रीटमेंट नहीं कुछ करवा भी नहीं कर सकता। सकेगा, बिल्कुल ठीक है। इनको हेल्थ इम्प्रूव करनी चाहिए। हेल्थ कार्ड की जो आतिक भाई ने बात की थी वो होना चाहिए। इसका जो स्प्रेड आप बढ़ाना पड़ेगा। और देखिए, इसको मेरी बिल्कुल- बात हुई थी चंद लोगों से, वो कह रहे यार हम तो टैक्स दे रहे ना, जो जहाँ जॉब कर रहे हो तो टैक्स पे हर कर हर रहे हैं, शख्स टैक्स दे रहा है। टैक्स दे के रिटर्न बैक क्या आ रहा है हमारा? बिल्कुल ऐसा ही है, इसलिए Nothing. कोई तैयार नहीं। कनाडा में 70% टैक्स है। आप वहाँ की फैसिलिटी भी तो देखिए। बिल्कुल ऐसा ही, मवाजना नहीं किया जा यस, सकता। जब आप टैक्स इतना ह्यूज टैक्स रखते हैं ना, जी। तो फिर अवाम को इन रिलीफ रिटर्न भी आपको देते देना हैं। पड़ता है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जुबैरी साहब, अब मसला ये है कि वक्त हमारा जो है वो खत्म हो गया है, लेकिन इंशाल्लाह इस मामले पर, इस मौजूद के पर आगे चल के जरूर गुफ्तगू करेंगे। आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि My आपने pleasure. इतनी वक्त दिया प्रोग्राम में हमारे साथ यहाँ पर जो है वो शरीक रहे दोनों सेगमेंट के अंदर। नाज़रीन, ये हमारा प्रोग्राम था। मुख्तसर वक्त में कोशिश ही की गई ज़्यादा से ज़्यादा मामलों के ऊपर गुफ्तगू की जा सके। बातें यकीनन तल्ख हैं, बड़ी मुश्किल हैं, लेकिन समझना सबके लिए ज़रूरी है, और ये बात कहना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि जो लोग बैठे हैं ऊपर मसाइल को हल करने की, जो एक ड्रामा जो करते हैं मसाइल को हल करने का, तो इन तक ये बात जो है वो ज़रूर पहुंचाई जाए। बहरहाल इजाज़त आपसे लेनी होगी। कल इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।